गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पूरा कंप्लीट कर लिया था। और ध्यान रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया मतलब इनडायरेक्टली तुम्हारे रोटेशनल डायनेमिक्स के बिल्कुल दरवाजे खुल गए। अब हम रोटेशनल मोशन की डायनेमिक्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो लीनियर मोशन की डायनेमिक्स में सबसे पहले हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था। वैसे ही रोटेशन मोशन की भी डायनेमिक्स में सबसे पहले हम रोटेशनल मोशन का न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे। और तुमको पता होगा कि लीनियर मोशन के न्यूटन्स लॉ में सबसे पहली चीज हमने फोर्स पढ़ी थी। वैसे ही रोटेशनल मोशन के न्यूटन्स लॉ में सबसे पहली चीज हम टॉर्क पढ़ते हैं, है ना। और तुम अच्छे ध्यान रखना कि लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है और रोटेशन मोशन में वही काम टॉर्क करता है। तो इस टॉर्क को डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब इस टॉर्क को डिटेल में पढ़ते हैं। तो टॉर्क को सिंबॉलिकली इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैंने अभी बताया था कि लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है, रोटेशन मोशन में वही काम टॉर्क करता है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टॉर्क क्या होता है, मतलब टॉर्क का सिंपल मीनिंग क्या होता है वो देखना, है ना। तुम अच्छे ध्यान रखना कि बिल्कुल बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी फोर्स के रोटेट कराने की जो एबिलिटी होती है, मतलब किसी भी फोर्स के घुमाने की जो एबिलिटी होती है उसको टॉर्क बोलते हैं, है। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये बोल सकते हैं कि किसी फोर्स के रोटेट कराने की या घुमाने की एबिलिटी होती है उसको टॉर्क बोलते हैं। मतलब किसी भी कोई भी फोर्स अगर ज्यादा घुमा पा रहा है तो उसका टॉर्क ज्यादा होगा, कोई फोर्स कम घुमा पा रहा है तो उसका टॉर्क कम होगा, और अगर कोई फोर्स घुमा ही नहीं पाएगा तो उसका टॉर्क बिल्कुल जीरो होगा। ये सिंपल सा केस ले रहा हूँ। जैसे कोई भी रिजिड बॉडी है, इसको इस पॉइंट पर हिंज कर दिया, और चलो पहले केस में हम ऐसा फोर्स लगा रहे हैं जो बिल्कुल मिलाने वाली लाइन के अलोंग है। तो तुम शक्ल देखते ही बताओ कि क्या ये फोर्सेस रिजिड बॉडी को घुमा पाएगा, क्या नहीं घुमा पाएगा। प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो बिल्कुल मिलाने वाली लाइन के अलोंग है। तो ये जो फोर्स है वो केवल इस हिंज वाले सपोर्ट को खींचेगा ही, बाकी घुमा बिल्कुल नहीं पाएगा। तो बताओ, इस फोर्स के घुमाने की या रोटेट करने की एबिलिटी है ही नहीं, तो इसका टॉर्क बिल्कुल जीरो होगा। और अगला केस ले रहा हूँ, इस बार भी मान लेते हैं कि रिजिड बॉडी को हमने हिंज कर दिया है, लेकिन इस बार इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि इस बार ये वाला जो फोर्स है वो घुमा सकता है या नहीं घुमा सकता है। साफ साफ दिख रहा है। ये बताओ, ये वाला जो फोर्स है वो रिजिड बॉडी को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो बताओ, इस फोर्स में घुमाने की या रोटेट करवाने की एबिलिटी है, तो इस फोर्स का कुछ ना कुछ टॉर्क होगा, है ना। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि टॉर्क सिंपल शब्द है ना। टॉर्क का सिंपल मीनिंग ये होता है कि किसी भी फोर्स के घुमाने की या रोटेट कराने की जो एबिलिटी होती है उसको टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो टॉर्क का सिंपल मीनिंग हो गया, लेकिन अब हम टॉर्क का मैथमेटिकल मीनिंग देखते हैं। क्यों, तो देखते हैं कि टॉर्क के अंदर क्या क्या छुपा होता है, या टॉर्क किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। बताओ फिजिक्स में हर बेसिक चीज को ऐसे ही देखते हैं ना, तो टॉर्क में वैसे ही देखते हैं यार, है ना, कि टॉर्क के अंदर कौन कौन छुपा है, टॉर्क किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। हाँ बच्चों, अब हम टॉर्क का मैथमेटिकल मीनिंग देखते हैं। मतलब हम देखते हैं कि टॉर्क के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है ना। मतलब हम देखते हैं कि टॉर्क या घुमाने की जो एबिलिटी होती है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है वो देखते हैं ना। देखो उसको समझने के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल केस लेते हैं यार। तो मान लेते हैं कोई रिजिड बॉडी है, उसको इस पॉइंट पर हमने पिन कर दिया है, मतलब हिंज कर दिया है। और चलो हिंज किए गए एक्सिस से आर डिस्टेंस पर हम एफ का फोर्स लगाते हैं। और चलो शुरुआती लेवल पर आसानी के लिए मान लेते हैं कि जो फोर्स है वो मिलाने वाली लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, है ना। तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, बताओ ये वाला जो फोर्स है वो इस रिजिड बॉडी को घुमाएगा ना, है ना। और हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, बताओ फोर्स नीचे की ओर लगा रहे हैं, तो बताओ ये जो फोर्स है वो पूरी रिजिड बॉडी को ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो बताओ इस फोर्स की घुमाने की एबिलिटी है, मतलब इस फोर्स का कुछ ना कुछ टॉर्क होगा। बस हमको देखना है कि घुमाने की एबिलिटी या जो टॉर्क है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा वो देखना है। तो चलो तुम कॉमन सेंस से बताओ कि घुमाने की एबिलिटी है जो टॉर्क होगा वो किस
पे डिपेंड करेगा बताओ? एक तो फोर्स पे डिपेंड करेगा। तुम खुद बताओ कि फोर्स ज्यादा लगाए तो ज्यादा घुमाएगा मतलब टॉर्क ज्यादा होगा, फोर्स कम लगाए तो कम घुमाएगा मतलब टॉर्क कम होगा, और फोर्स जीरो लगाए तो घुमाएगा ही नहीं, टॉर्क बिल्कुल जीरो होगा। तो बताओ टॉर्क एक तो इस फोर्स एफ के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। उसके बाद टॉर्क और है ना, सोच के बताओ कि घुमाने की एबिलिटी है, टॉर्क और किस चीज पे डिपेंड करेगा? इस फोर्स की एक्सिस से डिस्टेंस मतलब आर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। बस एक बार देखते हैं कि टॉर्क जो है वो फोर्स की एक्सिस से डिस्टेंस मतलब आर पर कैसे डिपेंड करेगा, वो देखते हैं। तो देखो उसके लिए ऐसा करते हैं कि फोर्स को तो कांस्टेंट रखते हैं, मतलब हम उतना ही फोर्स लगा रहे हैं लेकिन एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पर लगा रहे हैं ना। जैसे पहले केस में उतना ही फोर्स एक्सिस से ज्यादा डिस्टेंस पर लगा रहे हैं, सेकेंड केस में उतना ही फोर्स एक्सिस से कम डिस्टेंस पर लगा रहे हैं, और थर्ड केस में हम उतना ही फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बिल्कुल एक्सिस पर ही लगा रहे हैं। तो चलो तुम बिल्कुल प्रैक्टिकली बताओ कि इन तीनों में से कौन है ना, तीनों में से किस केस में फोर्स सबसे ज्यादा घुमा पाएगा? बताओ इस केस में, है ना। तो हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि फोर्स एक्सिस से बहुत दूर लगा है ना, फोर्स एक्सिस से काफी दूर लगा है तो ज्यादा घुमाएगा, मतलब इसका टॉर्क ज्यादा होगा। ऐसे ही फोर्स एक्सिस से कम डिस्टेंस पे लगाए तो प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि कम घुमाएगा मतलब टॉर्क कम होगा। और तुम फीलिंग से बताओ कि अगर फोर्स बिल्कुल एक्सिस पर ही लगाए, सोच के बताओ कि अगर फोर्स बिल्कुल एक्सिस पर ही लगाए तब तो तुम कितना भी फोर्स लगाओ घूमेगा ही नहीं। कह सकते हैं ना कि फोर्स अगर बिल्कुल एक्सिस पर लगाए तब तो हम यहाँ कितना भी फोर्स लगाए ऑब्जेक्ट घूमेगा ही नहीं, मतलब टॉर्क बिल्कुल जीरो होगा। बस इससे हम क्लियरली, है ना, इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं। बताओ फर्स्ट केस में फोर्स की एक्सिस से डिस्टेंस सबसे ज्यादा थी तो टॉर्क भी सबसे ज्यादा होगा। सेकेंड केस में फोर्स की एक्सिस से डिस्टेंस कम थी तो टॉर्क कम होगा, और थर्ड केस में फोर्स की एक्सिस से डिस्टेंस जीरो है तो टॉर्क भी जीरो होगा। तो इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि टॉर्क और किस चीज पर डिपेंड करता है? फोर्स की एक्सिस से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, मतलब आर पे डिपेंड करता है ना। और तुम है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि किसी भी, है ना, अच्छे ध्यान रखना किसी भी फोर्स की एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको किताबी शब्दों में आर्म लेंथ बोलते हैं, या सिंपल शब्दों में इसको आर बोलते हैं, ठीक है। बस, है ना, बस अब हम इन दोनों कंबाइन करते हैं, ठीक है। ये तो अभी क्लियरली हमने प्रैक्टिकली देख लिया है कि बताओ घुमाने की एबिलिटी है जो टॉर्क होता है वो एक, सॉरी, घुमाने की एबिलिटी है जो टॉर्क होता है वो एक तो फोर्स एफ के प्रोपोर्शन होता है, और दूसरा जो टॉर्क होता है वो फोर्स की एक्सिस से डिस्टेंस आर के प्रोपोर्शन होता है। बस अब हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं ना। तो तुम बताओ। हाँ बच्चों, ठीक है, तो ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो द टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एफ, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आर, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू आर ये हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करते हैं, और हमको अच्छे पता है कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, है ना। तुम अच्छे ध्यान रखना कि इधर टॉर्क की भी यूनिट लोगों ने ऐसे एडजस्ट की ताकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आ जाए। कैसे एडजस्ट की वो भी देख सकते हो, बताओ। तो हमको पता है कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और आर की यूनिट मीटर होती है, तो लोगों ने जानबूझ करके टॉर्क की यूनिट न्यूटन इंटू मीटर एडजस्ट की ताकि कांस्टेंट की कोई गुंजाइश नहीं हो। तो यहाँ भी ध्यान रखना कि टॉर्क की यूनिट ऐसी एडजस्ट की गई ताकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आए। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एफ आर, तो टॉर्क इक्वल टू भी एफ इंटू आर आएगा। और है ना, तुमको अच्छे पता होगा कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आया वो फिजिक्स में कोई बड़ी बात नहीं है। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आता है, जैसे कि बताओ न्यूटन सेकंड लॉ में रिजल्टेंट फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू भी मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1। वैसे ही वर्क प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इक्वल टू भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आता है। और ऐसे ट्वेल्थ में तुम पढ़ोगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू बी इंटू ए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू भी बी इंटू ए, है ना। तो ध्यान रखना कि फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आ रहा है वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिजिक्स में से बहुत सारे केसेस होते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आता है। तो वैसे यहाँ भी ध्यान रखना
कि लोगों ने टॉर्क की यूनिट ऐसे एडजस्ट की ताकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आए। बस अब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू आर, तो टॉर्क इक्वल टू भी एफ इंटू आर। बस इससे हम है ना, इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि टॉर्क का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू आर, जहां एफ तो फोर्स और आर क्या होती है, फोर्स की एक्सिस से डिस्टेंस, जिसको आर्म लेंथ भी बोल सकते हैं। मैं तो लिख देता हूँ कि टॉर्क का सिंपलेस्ट फॉर्मूला एफ इंटू आर, जहां एफ तो क्या होता है फोर्स और आर होता है फोर्स की एक्सिस से डिस्टेंस, जिसको किताबी शब्दों में आर्म लेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान रखना कि अभी जो हमने केस लिया था उसमें तो हमने माना था कि फोर्स मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, सही है ना। तो इस केस में माना था कि फोर्स मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, और हमको पता है कि फोर्स अगर मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगा तब तो टॉर्क सिंपली एफ इंटू आर होगा। और दूसरा ये भी पता है कि फोर्स बिल्कुल मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा तब तो घुमा ही नहीं पाएगा, टॉर्क बिल्कुल जीरो होगा, है ना। तो दो चीजें कंपेरेटिवली याद रखना कि फोर्स मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो तब तो उसका टॉर्क एफ इंटू आर, और फोर्स बिल्कुल मिलाने वाली लाइन के अलोंग हो तो घुमा ही नहीं पाएगा, तब टॉर्क बिल्कुल जीरो। लेकिन चलो अब हम देखते हैं कि अगर फोर्स पूरी तरह से मिलाने वाली लाइन के अलोंग भी नहीं हो और मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर भी नहीं हो, बल्कि इस बार अगर फोर्स टेढ़ा हो, तो फिर उसका टॉर्क कितना होगा वो देख लेते हैं एक बार। हाँ बच्चों, ठीक है, एक बार देखते हैं कि फोर्स अगर मिलाने वाली लाइन से टेढ़ा हो तब टॉर्क कितना होगा वो देखते हैं। तो इसको भी समझने के लिए नॉर्मल सा केस दे रहा हूँ, ठीक है। चलो इस बार ही मान लेते हैं कोई रिजिड बॉडी है, इसको इस पॉइंट में तो इस एक्सिस पर हिंज कर दिया है, और चलो मान लेते हैं कि हिंज किए गए एक्सिस से आर डिस्टेंस पर हम एफ का फोर्स लगा रहे हैं, और है ना, हमको अच्छे पता है। ये बताओ फोर्स अगर बिल्कुल मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगाए तब तो टॉर्क बिल्कुल जीरो, और फोर्स बिल्कुल मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लगाए तो टॉर्क एफ इंटू आर होगा। लेकिन इस बार जो फोर्स है वो मिलाने वाली लाइन के अलोंग भी नहीं लगा रहे और परपेंडिकुलर भी नहीं लगा रहे, इस बार जो फोर्स है वो टेढ़ा लगा रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि मिलाने वाली लाइन से थीटा एंगल पर टेढ़ा फोर्स लगा रहे हैं। बस हमको देखना है कि इस बार इस फोर्स का, है ना, इस बार इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा वो देखना है। चलो तुम बिल्कुल प्रैक्टिकली बताओ कि इस बार जो फोर्स लगा रहे हो टेढ़ा लगा रहे हैं, तो प्रैक्टिकली बताओ कि इस बार ये फोर्स पूरा पूरा घुमाएगा या इसका एक कंपोनेंट ही घुमाएगा, इसका एक कंपोनेंट ही घुमाएगा, है ना। फीलिंग से बोल सकते हैं कि फोर्स टेढ़ा लगा रहे हैं तो फोर्स पूरा पूरा नहीं घुमाएगा, इसका एक कंपोनेंट ही घुमाएगा। तो इसकी कंपोनेंट करते हैं, बताओ। इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो मिलाने वाली लाइन के अलोंग और एक मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। तुम बताओ कि फोर्स एफ है और इसके साथ एंगल बन रहा है, क्या हो रहा है, फोर्स एफ है और इसके साथ एंगल बन रहा है, तो एफ का ये कंपोनेंट एफ cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है तो ये कंपोनेंट एफ sin थीटा। तो इसके कंपोनेंट कर लिए। चलो अब तुम फीलिंग से बताओ कि बताओ इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट घुमाएगा, बताओ। ये एफ sin थीटा यही घुमाएगा, है ना। तो साफ साफ देख सकते हैं, साफ साफ बोल सकते हैं कि जो एफ cos थीटा कंपोनेंट है ये तो बिल्कुल मिलाने वाली लाइन के अलोंग है, तो ये तो हिंज को केवल खींचेगा, बाकी घुमाएगा बिल्कुल नहीं। बाकी जो एफ sin थीटा कंपोनेंट है ये मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये कंपोनेंट इसको घुमाएगा। और साफ साफ दिख रहा है कि एफ sin थीटा नीचे लग रहा है, तो उसके कारण पूरी रिजिड बॉडी ऐसे घूमेगी, मतलब क्लॉकवाइज घूमेगी। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि अगर फोर्स टेढ़ा लगे तो पूरा पूरा फोर्स नहीं घुमाएगा, इस फोर्स का मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब एफ sin थीटा यही घुमाएगा। बस तुम आराम से बताओ कि पिछले केस में जो काम एफ कर रहा था, है ना, पिछले केस में जो काम एफ कर रहा था इस बार वही काम एफ sin थीटा कर रहा है। तो तब पिछले केस में टॉर्क एफ इंटू आर आया था, तो अब टॉर्क एफ की जगह क्या आ जाएगा, एफ sin थीटा इंटू आर, है। तो ये बोल सकते हैं कि पहले जो काम एफ कर रहा था अब वो काम एफ sin थीटा कर रहा है ना, तो पहले टॉर्क एफ इंटू आर था, तो अब टॉर्क एफ की जगह एफ sin थीटा इंटू आर आ जाएगा। या इसको जमा करके लिखें तो टॉर्क हम क्या लिख सकते हैं, एफ आर sin थीटा, है। तो देखो तुम अच्छे ध्यान रखना, है, तुम अच्छे ध्यान रखना कि टॉर्क का सबसे जनरल और सबसे यूजफुल फॉर्मूला क्या होता है, एफ आर sin थीटा।
हाँ बच्चों देखो, अभी तो हमने टॉर्क को बहुत डिटेल में देखा, लेकिन अच्छे ध्यान रखना कि अब हमको मूर्खों टाइप से इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है ना। तब अच्छे ध्यान रखना कि अब पूरी फिजिक्स में कभी भी हमको टॉर्क निकालना हो तो ध्यान रखना कि टॉर्क का सबसे जनरल या सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, एफ आर साइन थीटा। इसमें एफ तो है फोर्स, आर होती है इस फोर्स की एक्सिस से सीधी डिस्टेंस, और इसमें सबसे मेन चीज होती है थीटा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि थीटा को सिंपल शब्दों में तो हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल। लेकिन तुम ध्यान रखना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि एक्सिस से उस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको किताबी शब्दों में रेडियल वेक्टर बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि थीटा को सिंपल शब्दों में तो फोर्स का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल बोल सकते हैं, लेकिन किताबी शब्दों में इसको फोर्स का रेडियल वेक्टर आर वेक्टर के साथ एंगल बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो बस तुम अच्छे ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी टॉर्क निकालना हो तो उसका सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि टॉर्क की वैल्यू तो एफ आर साइन थीटा से निकाल लेंगे और इसकी डायरेक्शन को अलग से एडजस्ट करते हैं, है ना। सबसे स्मार्ट फास्ट तरीका यही है कि टॉर्क की वैल्यू तो एफ आर साइन थीटा और उसकी डायरेक्शन को अलग से एडजस्ट कर लेंगे। जैसे तुम खुद बताओ कि किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से हिंज कर दिया हो और फोर्स अगर ऐसे लगाएं तो बताओ ऑब्जेक्ट कैसे घूमेगा, ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा, तब टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। और ऐसे ही बताओ फोर्स ऊपर की ओर लगाएं तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि टॉर्क निकालने का सबसे स्मार्ट तरीका ये है कि टॉर्क की वैल्यू तो एफ आर साइन थीटा से निकालेंगे और डायरेक्शन को हम लॉजिकली अलग से एडजस्ट करेंगे। तो चलो थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ी देर के लिए हम केवल टॉर्क की डायरेक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं, है ना। टॉर्क की डायरेक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं ताकि आगे कभी भी कंफ्यूजन नहीं आए। ठीक है, तो देखो उसको समझने के लिए बहुत ऑर्डिनरी टाइप का केस दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई रिजिड बॉडी है, इसको इस पॉइंट पर हिंज कर दिया है और इधर की ओर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हमको देखना है कि इस एक्सिस के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा वो देखना है ना। तो कोई बच्चा कॉमन सेंस से बोल सकता है कि बताओ इधर हिंज कर दिया और इधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, तो बताओ ये फोर्स इस बॉडी को कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है ना। हमको अच्छे बताए कि फोर्स ऐसा लगाएं तो बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और ऐसे लगाएं तो टॉर्क की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखो अब एक ये ना एक मैथमेटिकल चीज बता रहा हूँ, तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि टॉर्क की डायरेक्शन हम लोग तो हमेशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से रिप्रेजेंट करेंगे, है तो ध्यान रखना कि, है ना, टॉर्क की डायरेक्शन हम लोग तो इंसानी शब्दों में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि टॉर्क की डायरेक्शन को अगर किताबी शब्दों में लिखना है तो फिर उसमें राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा, है ना। सर्कुलर मोशन में ही बताया था। तो ध्यान रखना कि टॉर्क की डायरेक्शन को किताबी शब्दों में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए राइट हैंड रूल लगाते हैं। तो टैब पर मैं बता तो नहीं पाऊंगा, लेकिन ठीक ठाक चित्र से शायद पता चल गया होगा कि टॉर्क की डायरेक्शन किताबी शब्दों में देखनी हो तो उसके लिए राइट हैंड रूल लगाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि बॉडी जिस डायरेक्शन में घूम रही है उस डायरेक्शन में अपनी अंगुलियां मोड़ते हैं, तो जो अंगूठा है वो टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। तो तुम बताओ इस बार ये टॉर्क क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो बस ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो उस डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की अंगुलियां मोड़ेंगे। तो बताओ अंगूठा किधर की ओर आएगा, बाहर की ओर। इससे टॉर्क की डायरेक्शन एक्सियली बाहर की ओर होगी, जिसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे या किताबी शब्दों में के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं ना। और है ना, और ये मैंने सर्कुलर मोशन तुमको चमका कर बताया था कि केवल टॉर्क ही नहीं, इनफैक्ट रोटेशन मोशन के जितने भी वेरिएबल हैं, चाहे टॉर्क हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, एंगुलर मोमेंटम हो, उस टाइप से रोटेशन मोशन के जितने भी वेक्टर होते हैं, है ध्यान रखना कि रोटेशन मोशन के जितने भी वेरिएबल होते हैं उनकी डायरेक्शन को हम लोग तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन किताबी शब्दों में उनको राइट हैंड रूल से देखना होता है। देखना मैंने लिख भी दिया है कि कर्ल योर राइट हैंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है।
देखो अब मैं मूर्खों टाइप से सारी चीजें नहीं बताऊंगा, हम तो इंसान है, इसलिए इंसानी शब्दों में हम तो टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किताबी शब्दों में रिप्रेजेंट करना है तो राइट हैंड रूल तुम खुद ही लगा सकते हो, ठीक। तो चलो अब टॉर्क की डायरेक्शन के फटाफट क्वेश्चन ले रहा हूँ, तुम सोच समझ करके केवल टॉर्क की डायरेक्शन तुमको बतानी। हाँ बच्चों देखो, ये पहले सिंपल सा एग्जाम कर लेना, जैसे कि कोई भी सी रिजिड बॉडी है और इसके मिडिल पॉइंट पर हम F का फोर्स लगा रहे हैं। देखो सबसे पहले हमको पूछा है कि इस A पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा वो देखना है ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा है, उसका मतलब है कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर हिंज कर दिया है। अबाउट का मतलब ये होता है, तो ध्यान रखना कि ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा है, इससे थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि ए पॉइंट पर हमने हिंज कर दिया है। ठीक, तो हमको हमको देखना है कि अगर ए पॉइंट पर अगर हिंज करें तो फिर एफ फोर्स कैसे घुमाएगा वो देखना है। तुम कॉमन सेंस से बोल सकते हो कि बताओ ए पॉइंट पर अगर हिंज कर दें तो फिर एफ फोर्स कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। तो ए पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा। अपने इंसानी शब्दों में एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, बाकी इसको किताबी शब्दों में राइट हैंड रूल से डॉट या के पे लिख देंगे, वो तुम खुद समझते हो, ठीक है। चलो सेम वही केस दे रहा हूँ कि मिडिल पॉइंट पर है, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अब पूछा है कि इस बी पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कैसा होगा। सोच कर बताओ कि इस बी पॉइंट के अबाउट इस एफ फोर्स का टॉर्क कैसा होगा, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इस बार हमको इस बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा है, तो ध्यान रखना बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा है तो मान लेंगे हमने बी पॉइंट पर ही हिंज कर दिया है। अबाउट का ये मतलब होता है, तो बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा है मतलब मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को बी पॉइंट पर हिंज कर दिया। तुम बताओ कि अगर बी पॉइंट पर हिंज करें तो बताओ इसके अबाउट ये फोर्स कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, मतलब क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, अपने शब्दों में क्लॉकवाइज, बाकी किताबी शब्दों में अगर राइट हैंड रूल लगाएंगे तो इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर अंदर की आएगी, जिसको माइनस के से रिप्रेजेंट करते हैं, समझते हो। चलो तीसरा केस ले रहा हूँ, इस बार भी वही एफ फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इस बार हमको पूछा है कि उसी की लाइन में कोई पॉइंट सी है, इसके अबाउट टॉर्क की डायरेक्शन कैसी होगी। तो ये तो कोई अनपढ़ है ना, इसको भी कर सकते हैं। बताओ अब सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा, मतलब थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि सी पॉइंट पर हिंज कर दिया है। तो तुम खुद बताओ कि अगर सी पॉइंट पर हिंज करें तब तो ये जो फोर्स है वो मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही है, तो ये हिंज को केवल खींचेगा, घुमा बिल्कुल नहीं पाएगा। इससे सी पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क बिल्कुल जीरो होगा। चलो अगला केस ले रहा हूं, अब तुमको आंसर बताना है, ठीक है। तो इस बार भी कोई रिजिड बॉडी है, मिडिल पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं। सबसे पहले हमको पूछा है कि ए पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा। बताओ ए पॉइंट के अबाउट इस एफ फोर्स का टॉर्क कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चलो तुमने समझ लिया होगा, एक बार कर लेते हैं। तो वही एफ फोर्स लगा रहे, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा है, तो मैंने अभी बताया था कि ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा है, मैं तो थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि ए पॉइंट पर हिंज कर दिया है। तो तुम खुद बताओ कि ए पॉइंट पर अगर हिंज करें तो फिर एफ फोर्स कैसे घुमाएगा, बताओ ऐसे घुमाएगा। तो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क की डायरेक्शन ऐसी होगी, मतलब इंसानी शब्दों में क्लॉकवाइज, या किताबी शब्दों में राइट हैंड रूल से रिप्रेजेंट करें तो क्रॉस या माइनस के होगी, वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही चलो अगला केस दे रहा हूँ, है ना, सेम वही मिडिल पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अब बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क की डायरेक्शन पूछी है। बताओ कैसी होगी, देख लेते हैं। तो तुम बताओ कि अब बी पॉइंट, सॉरी, अब बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा है, मतलब मान लेंगे कि बी पॉइंट पर हिंज कर दिया है। तो तुम बताओ कि अगर बी पॉइंट पर हिंज करें तो फिर ये फोर्स कैसे घुमाएगा, बताओ ऐसे घुमाएगा, मतलब उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो बी पॉइंट के बाद टॉर्क की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, अपने इंसानी शब्दों में एंटी क्लॉकवाइज, बाकी किताबी शब्दों में लिखना है तो राइट हैंड रूल का यूज करेंगे, तो डायरेक्शन एक्सियली बाहर की ओर, जिसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या प्लस के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अगला केस दे रहा हूँ, तो सेम वही केस है, लेकिन अब सी पॉइंट के बाद टॉर्क पूछा है ना। तो बस तुम बताओ सी पॉइंट के बाद टॉर्क पूछा है, मतलब मान लेंगे कि सी पॉइंट पर हिंज कर दिया है। तो बताओ सी पॉइंट पर हिंज करेंगे तो बताओ इस बार तो जो फोर्स है वो हिंज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही है, तो साफ साफ दिख रहा है कि फोर्स केवल हिंज को खींचेगा, घुमा पाएगा ही नहीं। तो इस बार टॉर्क बिल्कुल जीरो होगा, ठीक है ना। तो अब हमने टॉर्क की डायरेक्शन निकालना भी देख लिया, बस अब लास्ट बार बोल रहा हूँ, है ना।
तुम अच्छे ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी हमको टॉर्क निकालना हो तो ध्यान रखना कि टॉर्क का सबसे स्टैंडर्ड या सबसे यूजफुल फॉर्मूला होता है एफ आर साइन थीटा। इससे तो टॉर्क की वैल्यू निकाल लेते हैं और डायरेक्शन को लॉजिकली अलग से एडजस्ट करते हैं। डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज, वो हम लॉजिकली अलग से देख लेंगे। हाँ बच्चों, अभी हमने देख लिया कि टॉर्क निकालने का सबसे फास्ट तरीका है कि टॉर्क की वैल्यू एफ आर साइन थीटा से निकाल लेंगे और डायरेक्शन अलग से निकाल लेंगे। लेकिन चलो एक बार ऐसा करते हैं कि मूर्खों टाइप से इस टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, है ना। तो चलो तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि टॉर्क का फॉर्मूला एफ आर साइन थीटा की फॉर्म में है। और मैंने मैथमेटिकल टूल में चमका कर बताया था कि कभी कोई फॉर्मूला कॉस थीटा की फॉर्म में हो तो उसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं और साइन थीटा की फॉर्म में हो तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। तो बस तुम बताओ कि टॉर्क एफ आर साइन थीटा है ना, तो तुम बताओ कि ए बी साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखते हैं, वैसे ही टॉर्क एफ आर साइन थीटा है तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ऐसा लिखेंगे। हाँ बच्चों, अब यहाँ कई बच्चों को कंफ्यूजन आता है ना, तो कई लोग सोचते हैं कि टॉर्क एफ आर साइन थीटा होता है तो इसको हम एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर भी लिख सकते हैं या फिर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से कौन सा लिखें वो देखना है। ठीक है, तो देखो कभी भी ऐसा धर्म संकट आए ना तो उसके लिए हम बस यही सोचेंगे कि बताओ टॉर्क की डायरेक्शन बताओ आर वेक्टर से एफ वेक्टर की ओर घुमाने वाली है या एफ वेक्टर से आर वेक्टर की ओर, बताओ आर से एफ की ओर घुमाने वाली है ना। तो हम लॉजिकली देख चुके हैं, ठीक है ना हम लॉजिकली देख चुके हैं कि बताओ इस रिजिड बॉडी पर नीचे की ओर फोर्स लगाए तो नीचे की ओर घूमेगी, मतलब पूरी रिजिड बॉडी ऐसे घूमेगी ना। तो बस तुम देखते ही बताओ कि बताओ एक्सिस से उस पॉइंट तक, है ना, एक्सिस से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन या आर वेक्टर ऐसा है और फोर्स वेक्टर ऐसा, और साफ साफ दिख रहा है कि टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे घुमाने वाली है, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन आर वेक्टर से एफ वेक्टर की ओर घुमाने वाली है। इसीलिए टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रखना तुम यार, कि बताओ टॉर्क की डायरेक्शन अगर एफ से आर की ओर घुमाने वाली थी तो उसको एफ क्रॉस आर लिखते, लेकिन ध्यान रखना हर बार, है ना, किसी भी केस में तुम देखोगे तो यही पता चलेगा कि हर बार टॉर्क की डायरेक्शन आर वेक्टर से एफ वेक्टर की ओर घुमाने वाली ही होती है। इसलिए टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बोलते हैं। हाँ बच्चों, अभी तो हमने ये आर क्रॉस एफ को हमने टेक्निकली देखा, लेकिन थोड़ा सा जुगाड़ से याद रखना। तो तुमको पता होगा कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रांस से फाइटर एयरक्राफ्ट मंगवाए जिसका नाम राफेल है। ये तो बस टॉर्क भी राफेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो राफेल में क्या होता है, आर पहले आता है और एफ बाद में आता है, वैसे टॉर्क में भी आर पहले और एफ बाद में आता है। तो बस याद रखना कि कभी भी टॉर्क के फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो तो बस दिमाग में एक ही चीज याद रखना, कौन सा, फ्रांस के फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल, वही ध्यान रखना। तो राफेल से हम बोल सकते हैं कि टॉर्क के फॉर्मूले में भी आर पहले आएगा और एफ बाद में, तो टॉर्क राफेल मतलब आर क्रॉस एफ, डेट्स ऑल। ज्यादा पढ़े लिखे बनने की जरूरत नहीं है, ठीक, ये देख लिया, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं यार। हाँ बच्चों, अभी हमने टॉर्क का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला भी देख लिया और वेक्टर फॉर्मूला भी देख लिया, और कब कौन सा यूज करना हो स्मार्टनेस तुम में खुद में होनी चाहिए, है ना। तुम बताओ कि अगर कभी भी फोर्स का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल दे रखा हो तब तो टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला एफ आर साइन थीटा ही लगाएंगे, लेकिन अगर फोर्स का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल नहीं दे रखा हो उसकी जगह एफ वेक्टर और आर वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में, मतलब आई कैप जे कैप के कैप में दे रखा हो, तो फिर हम टॉर्क का वेक्टर फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब आर क्रॉस एफ लगाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्मूला तो देख लिया, लेकिन हमको पता है, हमको अच्छे पता है कि टॉर्क का सबसे जनरल या सबसे यूजफुल फॉर्मूला तो एफ आर साइन थीटा यही होता है। अब देखो, अब एक बार ऐसा करते हैं कि टॉर्क के स्टैंडर्ड फॉर्मूले को हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कई बार इतना सारा लिखने का टाइम नहीं होता है, तो ध्यान रखना कैसा करते हैं कि टॉर्क के इस जनरल फॉर्मूले को हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं यार, कि एक बार तो साइन थीटा को एफ के साथ लिखते हैं और अगली बार साइन थीटा को आर के साथ। चलो शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो पहली बार ऐसा करते हैं कि साइन थीटा को एफ के साथ लिखते हैं, तो तब टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को एफ के साथ लिखते हैं तो एफ साइन थीटा इंटू आर। अब इस
एफ साइन थीटा को देखना है ना, तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि बताओ एफ साइन थीटा क्या होता है, मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स हमको पता है कि मिलाने वाली लाइन के एलोंग जो फोर्स है वो तो खींचता है, घुमाने का काम नहीं करता है, लेकिन मिलाने वाली लाइन के जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है वही घुमाता है। तो बस तुम बताओ, ठीक, इसमें एफ साइन थीटा को क्या बोल सकते हैं, मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स में, तो एफ परपेंडिकुलर। तो बताओ टॉर्क कितना बन गया, एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। तो टॉर्क का एक शॉर्ट फॉर्मूला तो एफ परपेंडिकुलर इंटू आर हो गया। देखा, चलो अब इसको दूसरी शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब ऐसा करते हैं कि साइन थीटा को आर के साथ लिख देते हैं। तो बताओ टॉर्क के फॉर्मूले में इस बार एफ को तो बेचारे को अकेला रखते हैं, और अब साइन थीटा को आर के साथ लिख देंगे तो आर साइन थीटा आ गया। बस तुम है ना, तुम स्मार्टली बताओ कि जिस टाइप से एफ साइन थीटा को हमने एफ परपेंडिकुलर बोला था, वैसे ही आर साइन थीटा को हम आर परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो टॉर्क का दूसरा शॉर्ट फॉर्मूला क्या आ गया, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, है ना। बस अच्छे ध्यान रखना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि टॉर्क का सबसे जनरल और सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो एफ आर साइन थीटा है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एफ परपेंडिकुलर इंटू आर भी बोल सकते हैं, या फिर एफ इंटू आर परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ये एफ परपेंडिकुलर बहुत सिंपल है ना, और कोई समझता है कि एफ परपेंडिकुलर तो मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स, लेकिन ये जो आर परपेंडिकुलर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। ये जो आर परपेंडिकुलर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो ये आर परपेंडिकुलर है ना, आर परपेंडिकुलर क्या होता है एक्चुअली, फोर्स की लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर बोल रहा हूँ, इसमें आर परपेंडिकुलर थोड़ा खतरनाक है। तो आर परपेंडिकुलर क्या होता है, फोर्स के लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अच्छे ध्यान रखना कि अच्छे ध्यान रखना कि पूरी है ना, पूरी रिजिड बॉडी में कभी भी आर परपेंडिकुलर निकालना हो तो उसका सेट तरीका होता है ना। हम क्या करते हैं उसमें, सबसे पहले फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो आगे बढ़ाते हैं, है ना। आर परपेंडिकुलर को मेथड मेजर करने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो आगे बढ़ाते हैं, और फिर एक्सिस से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। तो तुम बताओ ये डिस्टेंस कौन सी होगी, फोर्स के लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और वो आर साइन थीटा के बराबर होगा, उसको जस्टिफाई कर सकते हो। तुम बताओ कि ये एंगल थीटा है तो ये भी सामने वाला एंगल थीटा। अब ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस आर है और ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। बस अब हम है ना ध्यान रखना, अब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि आर साइन थीटा क्या होगा, फोर्स के लाइन के एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो अच्छे ध्यान रखना, लास्ट बार बोल रहा हूँ तो अच्छे ध्यान रखना कि टॉर्क का सबसे जनरल टॉर्क का सबसे जनरल है स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो एफ आर साइन थीटा होता है, लेकिन कई बार पेन की इंक बचाने के लिए इन शॉर्ट फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि टॉर्क को शॉर्ट फॉर्म में हम एफ परपेंडिकुलर इंटू आर भी लिख सकते हैं, या फिर एफ इंटू आर परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। जब आर परपेंडिकुलर को मेजर करने का वही तरीका होता है कि फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करते हैं और फिर एक्सिस से परपेंडिकुलर डालते हैं, तो बस ये डिस्टेंस फोर्स की लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अब इन दोनों में से कौन सा लगाना, स्मार्टनेस होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन में परपेंडिकुलर फोर्स निकालना ज्यादा आसान होता है तो एफ परपेंडिकुलर इंटू आर लगाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में परपेंडिकुलर फोर्स टफ होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना ज्यादा आसान होता है, तो एफ इंटू आर परपेंडिकुलर तब उसका यूज करते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने टॉर्क को कंप्लीट स्टडी कर लिया, तो अब हम लीनियर मोशन के न्यूटन सेकेंड लॉ के सिमिलर हम रोटेशनल मोशन के लिए भी न्यूटन सेकेंड लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले लीनियर मोशन का न्यूटन सेकेंड लॉ है ना, तो हमने न्यूटन लॉ वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लीनियर मोशन के लिए तो न्यूटन लॉ क्या बनता है, सिस्टम पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वैसे ही हम रोटेशनल मोशन के लिए भी न्यूटन लॉ बना सकते हैं ना। तो हमको अच्छे पता है कि लीनियर मोशन में जो काम रिजल्टेंट फोर्स करता था, रोटेशन मोशन में वही काम रिजल्टेंट टॉर्क करेगा, इक्वल टू लीनियर मोशन में जो काम मास करता था, रोटेशनल मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई करेगा, और लीनियर मोशन में जो काम एक्सेलरेशन करता था, रोटेशन मोशन में वही काम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा करेगा।
तो बस अब हम कंपेरेटिवली बोल सकते हैं कि लीनियर मोशन का न्यूटन्स लॉ क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे रोटेशन मोशन का न्यूटन्स लॉ क्या बनेगा, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के सिमिलर रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू आई इनटू अल्फा। या परफेक्ट शब्दों में बोल सकते हैं कि रोटेशनल मोशन के न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी एक्सिस के अबाउट रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। बस लीनियर मोशन के सिमिलर आप रोटेशन मोशन में भी न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। हाँ बच्चों देखो, ये टॉर्क निकालने का एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन करते हैं ताकि अपनी कैलकुलेशन की स्किल पता चले। तो ध्यान से देखना। देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्म डिस्क है, इसका मास 2 kg दे रखा है और इसकी रेडियस 10 मीटर दे रखी है। अब देखो इस डिस्क को बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर हिंज कर दिया है। मतलब तुम समझते हो कि मिडिल पॉइंट पर हिंज कर दिया है, मतलब सेंट्रोमा से पास होने वाले और प्लेन के परपेंडिकुलर इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एक डिस्क घूमने के लिए फ्री है। अब देखो इसकी पेरीफेरी के अलग अलग पॉइंट्स पर हम फोर्स लगा रहे हैं। जैसे हमको दे रखा है कि इस पॉइंट पर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इसका मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल 30 डिग्री है। फिर यहाँ हम 7.5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और हमको दे रखा है कि ये जो फोर्स है वो बिल्कुल टेंजेंशियल है, मतलब मिलाने वाली लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। उसके बाद एक 15 न्यूटन का ऐसा फोर्स लगाते हैं जिसका मिलाने वाली लाइन मतलब रेडियल लाइन के साथ 37 डिग्री एंगल बन रहा है। और एक 20 न्यूटन का कोई चौथा फोर्स लगा रहे हैं और ये जो फोर्स है वो बिल्कुल मिलाने वाली लाइन के अलोंग है, मतलब बिल्कुल रेडियल डायरेक्शन में। बस हमको देखना है कि इस हिंज किए गए एक्सिस के अबाउट इस डिस्क पर लगने वाला रिजल्टेंट टॉर्क कितना होगा। और फिर सेकेंड पार्ट में पूछा है कि इस इंस्टेंट पर टॉर्क के कारण डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा वो देख। हाँ बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले पूछा है कि इस हिंज वाले एक्सिस के अबाउट डिस्क पर लगने वाला रिजल्टेंट टॉर्क कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हिंज वाले एक्सिस के अबाउट हर एक फोर्स का टॉर्क लिख देंगे और फिर सबका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले हिंज पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क देखते हैं। तो बता हिंज एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा, सिंपली एफ आर साइन थीटा। तो बताओ एफ तो है 10 न्यूटन, आर फोर्स की एक्सिस से सीधी डिस्टेंस, तो फोर्स की एक्सिस से सीधी डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्क की रेडियस 10 मीटर के बराबर, इनटू साइन थीटा क्या होता है, फोर्स का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल। तो तब फोर्स का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो हिंज एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा, सिंपली एफ आर साइन थीटा। तो एफ 10, आर फोर्स की एक्सिस से सीधी डिस्टेंस 10 इंटू साइन थीटा फोर्स का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल 30 डिग्री। ठीक है। ये तो टॉर्क की वैल्यू हो गई। अब टॉर्क की डायरेक्शन देखते हैं। तुम कॉमन सेंस से बताओ कि हिंज वाला एक्सिस के अबाउट ये फोर्स कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना। हम साफ साफ देख सकते हैं कि बताओ फोर्स ऐसा लगा रहे ना, तो हिंज वाले एक्सिस के अबाउट ये फोर्स कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसी मतलब क्लॉकवाइज होगी। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अभी प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हिंज वाले एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क देखना है। तो हिंज वाले एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का भी टॉर्क सिंपली एफ आर साइन थीटा। तो बताओ एफ तो फोर्स 7.5 न्यूटन, आर फोर्स की एक्सिस से सीधी डिस्टेंस 10 मीटर, इंटू साइन थीटा क्या होता है, फोर्स का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल। तो ये जो फोर्स है वो तो बिल्कुल टेंजेंशियल है, तो इसका मिलाने वाली लाइन है रेडियल लाइन के साथ एंगल 90 डिग्री है। तो हिंज के अबाउट इसका टॉर्क एफ 7.5 आर 10 इंटू साइन थीटा साइन 90। इसकी डायरेक्शन देखनी है तो हम साफ साफ देख सकते हैं। बताओ हिंज पॉइंट के अबाउट ये फोर्स कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा,
तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगी। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हिंज वाले एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क देखते हैं। तो बताओ हिंज वाले एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का भी टॉर्क कितना होगा? सिंपली एफ आर साइन थीटा। तो बताओ एफ तो कितना है? 15, आर फोर्स की एक्सिस से सीधी डिस्टेंस, तो फोर्स की एक्सिस से सीधी डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर इंटू साइन थीटा। तो थीटा क्या होता है? फोर्स का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल। तो साफ साफ दिख रहा है कि इस फोर्स का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल 37 डिग्री है। तो हिंज के अबाउट इसका टॉर्क एफ आर साइन थीटा, एफ 15 आर 10 इंटू साइन थीटा 37 ये हो गया। और इसकी डायरेक्शन देखनी है, तो तुम खुद बताओ कि हिंज किए गए एक्सिस के अबाउट ये फोर्स कैसे घुमाएगा। तुमको क्लियरली नहीं दिख रहा हो तो इस फोर्स को थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो तुम बताओ कि हिंज वाले एक्सिस के अबाउट ये फोर्स कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा, मतलब इसकी भी डायरेक्शन ऐसी होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक ना। एक और चीज देखना है ना, कई डेढ़ बुद्धि ये सोचते हैं कि थीटा फोर्स का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल है। तो बताओ फोर्स का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल ये वाला भी ले सकते हैं या फिर ये वाला भी ले सकते हैं? तो तुम्हारी जो श्रद्धा हो वो लो। बताओ ये एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, लेकिन हमको पता है कि साइन थीटा भी उतना ही होता है और साइन 180 माइनस थीटा भी उतना ही होता है। तो इस टॉर्क वाले फॉर्मूले में थीटा फोर्स का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल है। तो तुम चाहो तो एंगल ये वाला भी ले सकते हो, या डेढ़ बुद्धि हो तो ये वाला भी ले सकते हो। और साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा सेम ही होते हैं, लेकिन हमको फालतू उलझना नहीं है, इसलिए हम थीटा क्या लेते हैं? फोर्स का मिलाने वाली लाइन के साथ शॉर्टेस्ट एंगल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हिंज किए गए एक्सिस की अबाउट इस फोर्स का टॉर्क देखना है। तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो शक्ल देखते ही बता सकता है कि ये वाला जो फोर्स है ना, ये वाला जो फोर्स है तो बिल्कुल मिलाने वाली लाइन के अलोंग, ये मतलब बिल्कुल रेडियली है। तो ये फोर्स तो केवल हिंज वाले सपोर्ट को खींचेगा, बाकी घुमा बिल्कुल नहीं पाएगा। तो इसका टॉर्क आंखें बंद करके 0 होगा, या तुम चाहो तो मूर्खों टाइप से लिख भी सकते हो कि हिंज वाले एक्सिस के अबाउट इसका टॉर्क कितना होगा? एफ आर साइन थीटा। तो एफ तो 20, आर फोर्स की एक्सिस से डिस्टेंस 10 इंटू साइन थीटा क्या होगा? फोर्स का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल। तो बताओ इस बार ये जो फोर्स है वो तो मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही है, तो फोर्स का इस मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल 0। तो थीटा 0 तो साइन 0 भी 0 हो जाएगा, मतलब इसका टॉर्क 0। लेकिन आगे बेवकूफी नहीं करेंगे, है ना, फालतू पेन किंग वेस्ट नहीं करेंगे, शक्ल देखते ही दिख रहा है कि ये वाला जो फोर्स है वो तो बिल्कुल मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही है, ये तो घुमा ही नहीं पाएगा। इसका टॉर्क आंखें बंद करके 0 होगा। बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि हिंज किए गए एक्सिस के अबाउट हर एक फोर्स का टॉर्क लिख दिया, बस अब सबका रिजल्टेंट निकालेंगे। है तो ध्यान रखना, हिंज वाला एक्सिस के अबाउट हर एक फोर्स का टॉर्क लिख दिया तो अब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो देखो इस बार चक्कर है कि कुछ टॉर्क क्लॉकवाइज है और कुछ एंटी क्लॉकवाइज है, तो घबराना मत। ऐसे केस में किसी भी एक को पॉजिटिव मान लेंगे, किसी को भी मान सकते हो, लेकिन बताओ इस बार बहुमत मतलब मेजोरिटी किसकी है? एंटी क्लॉकवाइज की मेजोरिटी है, इससे आसानी के लिए एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज से पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। तो ध्यान रखना कि शुरू में हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, शुरू में तो टॉर्क को डायरेक्शन के साथ लिख देंगे और फिर सबका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इसमें ये ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज का बहुमत है ना, इससे आसानी के लिए एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो क्लॉकवाइज ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा। तो बस हिंज पॉइंट के बाद रिजल्टेंट टॉर्क निकाल सकते हो। डायरेक्ट बताओ ये कितना हो जाएगा? मैं चलो मैं नीचे ही लिख देता हूँ, फालतू क्यों लिखे, है ना, नीचे ही लिख देता हूँ। ये 10 इंटू 10 100 इंटू साइन 30 हाफ, तो माइनस 50 हो गया। ये कितना हो जाएगा? प्लस 75। और ये कितना हो जाएगा? 150 इंटू साइन 37 होता है 3/5, तो ये 90 हो जाएगा। तो बस रिजल्टेंट टॉर्क -50 प्लस 75 प्लस 90, इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 115 न्यूटन इंटू मीटर। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो इस हिंज एक्सिस के अबाउट डिस्क पर लगने वाला रिजल्टेंट टॉर्क
115 न्यूटन इंटू मीटर होगा। और तुम बताओ कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना था और टॉर्क भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। देखा तो फर्स्ट पार्ट तो कर लिया कि इस इंस्टेंट पर हिंज वाले एक्सिस के अबाउट रिजल्टेंट टॉर्क 115 न्यूटन इंटू मीटर और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। बस अब सेकेंड पार्ट में पूछा है कि इस इंस्टेंट पर टॉर्क कितना है, तो इस इंस्टेंट पर इस डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना होगा वो देखना है। ये तो हमको अच्छे पता है, हमको प्रैक्टिकली पता है कि जैसे फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन पैदा करता है, वैसे ही जो टॉर्क है वो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करता है। तो बस इस इंस्टेंट पर हिंज वाले एक्सिस के बाद रिजल्टेंट टॉर्क कितना है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए सिंपली रोटेशन मोशन का न्यूटन्स लॉ लगा देंगे। तो अभी पढ़ा था कि रोटेशन मोशन के न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग इस हिंज एक्सिस के बाद नेट टॉर्क को हम खोल करके क्या लिख सकते हैं, आई इंटू अल्फा, सही है ना। बस एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना हो तो नेट टॉर्क को खोल करके हम आई इंटू अल्फा लिख देंगे। और बताओ टॉर्क हिंज पॉइंट के अबाउट लिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हिंज वाले एक्सिस के अबाउट लेंगे। और हमको अच्छे यहाँ अलग से निकाल लेता हूँ ना, हमको अच्छे पता है, ठीक है ना, हमको अच्छे पता है कि यूनिफॉर्म डिस्क का हिंज एक्सिस के अबाउट या सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr² होता है। देखना चलो मैं वैल्यू रख देता हूँ, m तो कितना है 2, r कितना है 10² डिवाइड बाय 2, तो 100 इतना हो गया। देखना बस अब अल्फा निकाल सकते हैं ना, इस i को उधर ट्रांसफर कर लो। तो बताओ i को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इस इंस्टेंट पर एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 115 अपन हिंज एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अभी देख चुके हैं यूनिफॉर्म डिस्क है तो हिंज एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, जिसको सॉल्व करते हैं तो 100 आता है। तो इस इंस्टेंट पर अल्फा कितना हो गया, 115/100 मतलब 1.15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और तुम बताओ कि रिजल्टेंट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये इजीली निकाल सकते हैं। हाँ बच्चों देखो, अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें तो फोर्स का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल दे रखा था, इसलिए अभी तो हमने टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला FR sin थीटा उसका यूज किया। लेकिन ध्यान रखना तुम, है ना, ध्यान रखना कि कई बार हमको फोर्स का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल नहीं देता, उसकी जगह फोर्स और आर दोनों को वेक्टर फॉर्म में मतलब आई कैप जे कैप के कैप में देता है। और हमको अच्छे पता है कि अगर एंगल नहीं दे रखा हो उसकी जगह वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो तो फिर हम टॉर्क का वेक्टर फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब टॉर्क इक्वल टू राफेल मतलब आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, उसका यूज करेंगे। देखना चलो इसका एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने लिख दिया, मैं जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, है ना। वही जैसे हमको दे रखा है कि कोई ऐसी रिजिड बॉडी है ना, कोई भी ऐसी रिजिड बॉडी है, इसके पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट 3,0 है ना, इस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स को वेक्टर फॉर्म में हमको 4i कैप माइनस 3j कैप इतना दे रखा है। तो हमको पूछा है कि इस फोर्स का पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकालना है जहां O के कोऑर्डिनेट 2,3 दे रखे हैं। हाँ तो बस कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो रिजिड बॉडी है, इसके पॉइंट P पर हम फोर्स लगा रहे हैं जो 4i कैप माइनस 3j कैप है। तो बस हमको देखना है कि, है ना, हमको देखना है कि इस फोर्स का पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो तुम खुद बताओ कि हमको पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकालना है, मतलब थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि O पॉइंट पर हिंज कर दिया है। अबाउट का यही मतलब होता है ना, तो ध्यान रखना कि पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकालना है, मतलब थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि पॉइंट O पर हिंज कर दिया है। तो बस इनके कहने का मतलब ये है कि O पॉइंट को हिंज कर दें तो उसके अबाउट इस F फोर्स का टॉर्क कितना होगा वो देखना है। तो बस तुम खुद बताओ कि इस बार हमको एंगल नहीं दे रखा है, सबको वेक्टर फॉर्म में तो आई कैप जे कैप ऐसा दे रखा है। तो बताओ इस बार हम टॉर्क का वेक्टर फॉर्मूला यूज करेंगे और हमको अच्छे पता है कि टॉर्क का वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इसका यूज करेंगे। तुम बताओ कि इसमें, है ना, तुम बताओ कि इसमें एफ वेक्टर तो हमको लड्डू कटाई से दे ही रखा है, तो बस हमको मेनली आर वेक्टर देखना है ना। तो एफ तो दे ही रखा है, हमको मेनली
आर वेक्टर देखना है। और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि बता इसमें आर वेक्टर क्या होता है, एक्सिस से उस पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर है ना, उधर ही बताया था, उधर ध्यान रखना कि टॉर्क में आर वेक्टर क्या होता है, एक्सिस से जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर। ठीक है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि आर वेक्टर एक्सिस से पी पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर, या हम क्या बोल सकते हैं इस बार, आर वेक्टर क्या होगा, ओ से पी तक जाने वाला वेक्टर, मतलब ओ टू पी वेक्टर। नहीं तो घबराना मत, कि टॉर्क वाले फॉर्मूले में आर वेक्टर होता है एक्सिस से इस पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर, तो इस बार आर वेक्टर क्या होगा, ओ से पी तक जाने वाला वेक्टर। और हमको अच्छे पता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। लेकिन स्ट्रिक्टली ध्यान रखना कि हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो बताओ, ओ से पी तक जाने वाला वेक्टर निकालना है, तो इसमें इनिशियल का काम तो और फाइनल का काम पी, तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, मतलब पी में से ओ को सबट्रैक्ट करेंगे। तो बस बताओ आर वेक्टर या ओ से पी तक जाने वाला वेक्टर कितना होगा, पहले x2 माइनस x1 आई कैप मतलब 3 माइनस 2 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप मतलब 0 माइनस 3 जे कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आर वेक्टर कितना आ जाएगा, 1 आई कैप माइनस 3 जे कैप। बस हम बोल सकते हैं कि एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का रेडियल वेक्टर ये आ गया। तो बस आराम से बताओ कि एफ वेक्टर तो लड्डू के टाइप से दे ही रखा था और हमने आर वेक्टर भी निकाल लिया। तो बस अब इस ओ पॉइंट के बाद टॉर्क भी निकाल सकते हैं। तो हमको पता है कि वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो टॉर्क का वेक्टर फॉर्मूला लगाएंगे। तो टॉर्क का वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। बस बताओ आर वेक्टर तो अपने पास कितना है, 1 आई कैप माइनस 3 जे कैप क्रॉस एफ वेक्टर कितना है, 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप इतना है। तो बस आराम से बताओ कि टॉर्क के लिए हम सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट ही करेंगे। और तुम खुद बताओ कि 2/2 का छोटा क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसमें डिटर्मिनेंट को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई से ही कर सकते हैं। चलो पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तुम बताओ कि कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कितना भी हो लेकिन आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होगा, तो इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। चलो उसके बाद इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताओ कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो 1 इंटू माइनस 3 मतलब -3 हो गया, और अंदर क्या आएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप, और आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है, के कैप। चलो इसका काम हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो था पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो तक कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो -3 इंटू 4 मतलब -12, और अंदर क्या आएगा, जे कैप क्रॉस आई कैप। तो जे कैप क्रॉस आई कैप उल्टा क्रम है इससे माइनस के कैप, और फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई। तो कोफिशिएंट का कुछ भी हो लेकिन जे कैप क्रॉस जे कैप 0 होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास रिजल्टेंट टॉर्क 12 माइनस 3 मतलब रिजल्टेंट टॉर्क कितना हो गया, +9 के कैप ये हो गया। तो बस बोल सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर ओ पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा, +9 के कैप ये होगा। ठीक है ना। अब देखो इस इंस्टेंट पर टॉर्क की डायरेक्शन किताबी शब्दों में तो प्लस के कैप बोलेंगे, लेकिन अब एक बार इंसानी शब्दों में भी देख लेते हैं। तो बस तुम खुद बताओ कि टॉर्क की डायरेक्शन प्लस के कैप है ना, तो तुम खुद बताओ कि टॉर्क की डायरेक्शन प्लस के कैप है तो टॉर्क एक्सियली बाहर की ओर है। बस टॉर्क एक्सियली बाहर की ओर है तो अपना राइट हैंड का अंगूठा बाहर की ओर रखेंगे। तो अंगूठा बाहर की ओर रखेंगे तो अंगुलियां ऐसी होंगी, और अंगुलियां ऐसी होंगी मतलब टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे घुमाने वाली होगी, जिसको अपने इंसानी शब्दों में एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। सही, तो ये ध्यान रखना कि टॉर्क की डायरेक्शन प्लस के कैप है, प्लस के कैप है तो एक्सियली बाहर की ओर है ना। बस है ना, टॉर्क की डायरेक्शन बाहर की ओर है तो उस डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखेंगे तो अंगुलियां ऐसी आ रही है तो टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे घुमाने वाली होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाली होगी। तो टॉर्क की डायरेक्शन किताबी शब्दों में प्लस के कैप या परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स बोल सकते हैं, लेकिन अपने इंसानी शब्दों में इसको एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, राइट हैंड रूल से। हाँ बच्चों, टॉर्क निकालने का एक और मैथमेटिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन तुमको करना है ना, तो ध्यान से देखना। तो इस बार भी
है ना। इस बार भी हमको दे रखा है कोई रिजिड बॉडी है, तो देखो ये इसका ओरिजिन मान लेते हैं। फिर तो हमको दे रखा है कि ओरिजिन पर कोई कॉम्प्लिकेटेड फोर्स लग रहा है और ये वेक्टर फॉर्म में हमको 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है। तो ये फोर्स ओरिजिन पे लग रहा है, तो हमको पूछा है कि इस फोर्स का पॉइंट ए के अबाउट टॉप निकालना है, जहाँ ए के कोऑर्डिनेट 3 -2 -2 ये है ना। और एक और छोटी चीज ध्यान रखना है ना, तो हमको अच्छे पता है कि टॉर्क का मैथमेटिकल फॉर्मूला आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। और तुम अच्छे ध्यान रखना कि मैथमेटिकल देखें तो मैथमेटिकली किसी भी वेक्टर में पोजीशन वेक्टर मतलब आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उसको मैथमेटिकल शब्दों में मोमेंट बोलते हैं। ये तो ध्यान रखना, आगे तुम फर्स्ट ईयर में उधर पढ़ोगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान रखना कि कोई भी वेक्टर हो, किसी भी वेक्टर का रेडियल वेक्टर मतलब आर वेक्टर के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसको मोमेंट बोलते हैं। तो बताओ आर क्रॉस एफ जो होगा उसको फोर्स का मोमेंट बोलेंगे, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे। वैसे ही आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है तो उसको मोमेंट ऑफ ए वेक्टर, आर क्रॉस बी है तो उसको मोमेंट ऑफ बी वेक्टर, और आर क्रॉस पी है तो उसको मोमेंट ऑफ पी वेक्टर बोलेंगे। तो याद रखना कि किसी भी वेक्टर में रेडियल वेक्टर आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसको मोमेंट बोलते हैं ना। तो बस हमको पूछा है कि ए पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालना है, या मैथमेटिकल शब्दों में बोले तो ए पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का मोमेंट निकालना है। बात तो वही हो गई, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई जैसे मान लेते हैं कोई रिजिड बॉडी है ना। ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, और इस ओरिजिन पे कॉम्प्लिकेट फोर्स लग रहा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो बस हमको पूछा है कि इस ए पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा वो देखना है। तो चलो तुम स्मार्टली बताओ कि इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा है, मतलब थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि ए पॉइंट पर ही हिंज कर दिया है। अबाउट का यही मतलब होता है ना। तो अच्छे ध्यान रखना कि ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा है, मतलब मान लेंगे कि ए पॉइंट पर हिंज कर दिया है। तो बस अपना क्वेश्चन है ना, अपना क्वेश्चन ये बन गया कि अगर ए पॉइंट पर हिंज कर दें तो इसके अबाउट इस एफ फोर्स का टॉर्क कितना होगा वो देखना है। तो तुम शक्ल देखते ही बताओ कि इस बार भी हमको है ना, इस बार भी हमको एंगल नहीं दे रखा, उसकी जगह सबको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। तो इस बार हम टॉर्क का वेक्टर फॉर्मूला यूज करेंगे, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो बताओ फोर्स मतलब एफ वेक्टर तो हमको लड्डू की टाइप से दे रखा है, बस हमको सबसे मेन चीज आर वेक्टर देखना है ना। और मैंने तुमको चमका कर बताया था, मैंने चमका कर बताया था कि टॉर्क में आर वेक्टर क्या होता है, एक्सिस से उस पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर जिस पर फोर्स लग रहा है ना। तो हमको अच्छे बताया कि टॉर्क वाले फॉर्मूले में आर वेक्टर क्या होता है, एक्सिस से उस पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर। तो इस बार आर वेक्टर क्या होगा, एक्सिस से उस पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर मतलब ए से ओ तक जाने वाला वेक्टर। सही लिखा है ना। तो आर वेक्टर एक्सिस है हिंज से उस पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर। तो इस बार आर वेक्टर क्या होगा, ए से ओ तक जाने वाला वेक्टर। और हमको अच्छे पता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। लेकिन कसम खा रखी थी कि इसमें हमेशा हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो बताओ इस बार ए से ओ तक जाने वाला वेक्टर निकालना है, तो इसमें इनिशियल का काम तो ए और फाइनल का काम ओ। तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, मतलब ओ में से ए को घटाएंगे। तो बताओ आर वेक्टर मतलब ए से ओ तक जाने वाला वेक्टर कितना होगा, पहले x2 माइनस x1 i कैप, x2 माइनस x1 i कैप मतलब 0 माइनस 3 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप मतलब 0 माइनस माइनस 2 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप मतलब 0 माइनस माइनस 2 k कैप। बस इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आर वेक्टर कितना आ गया, -3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, है ना। तो आर वेक्टर इतना आ गया। बस अब हम टॉर्क निकाल सकते हैं ना। बस हमको अच्छे पता है कि इस बार सब वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो इस बार टॉर्क के लिए हम वेक्टर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमको अच्छे पता है कि टॉर्क का वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, राफेल मतलब आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। चलो वैल्यू रखते हैं, बताओ आर वेक्टर हमने निकाला है -3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, ये तो आर वेक्टर है।
क्रॉस एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये बस टॉर्क के लिए हमको इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना, तुम बताओ कि टॉर्क के लिए हमको आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो तुम खुद बताओ कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें 2/2 का छोटा क्रॉस प्रोडक्ट था, इसलिए हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई से कर लिया, लेकिन इस बार 3/3 का बड़ा क्रॉस प्रोडक्ट है, नॉर्मल मल्टीप्लाई से बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ये वेक्टर में चमका कर बताया था कि 3/3 का बड़ा क्रॉस प्रोडक्ट हो तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटरमिनेंट वाला मेथड लगाएंगे, है तो बस आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो उसके लिए डिटरमिनेंट वाला मेथड लगाएंगे। तो तुम बताओ कि डिटरमिनेंट में सबसे पहली लाइन में हम क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप ये लिखेंगे, फिर अगली लाइन में इस आर वेक्टर के कोफिशिएंट मतलब -3 2,2 और अगली लाइन में इस एफ वेक्टर के कोफिशिएंट 2 -3 और 4 ये रख देंगे, ठीक है बस। अब टॉर्क निकाल सकते हैं ना, बस टॉर्क को इस डिटरमिनेंट से निकालेंगे, ठीक है बस। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तुमने पढ़ा होगा ना, है ना, डिटरमिनेंट को तुमने सॉल्व करना पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलो उसमें सबसे पहले आई कैप जो पहला एलिमेंट होता है उसमें प्लस लिखते हैं तो आई कैप, और आई कैप में किसका मल्टीप्लाई करना है उसके लिए आई कैप की रो और कॉलम को छुपा देते हैं, ठीक है ना। तो आई कैप में किसका मल्टीप्लाई करना है उसके लिए आई कैप की रो, क्या हो रहा है यार, हाँ बच्चों ठीक है ना, तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आता होगा ना तो उसमें सबसे पहले प्लस आई कैप लिखेंगे और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है उसके लिए इसकी रो और इसके कॉलम को छुपा देंगे। तो बताओ 4 डिजिट तुमको कौन सी दिखेगी 2 2 -3 4, तो क्या करते हैं पहले इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 ये आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बताओ अगला एलिमेंट जे के पे, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट होता है उसमें माइनस लगाते हैं, तो माइनस जे के, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है ना, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है उसके लिए ये जे कैप की रो और कॉलम को छुपा देते हैं, तो 4 डिजिट तुमको ये दिखेगी ना, तो हम क्या करेंगे पहले इसका मल्टीप्लाई माइनस फिर इसका मल्टीप्लाई, पहले इसका मल्टीप्लाई, तो -3 × 4 कितना हो गया -12 माइनस इसका मल्टीप्लाई 4 ये हो गया, ठीक है। फिर तीसरा एलिमेंट के कैप लिखते हैं, लेकिन तीसरे में प्लस लिखते हैं प्लस के कैप, और देखो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है वो देखना है ना, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है उसके लिए इसकी रो और इसके कॉलम को छुपा दो, तो 4 डिजिट तुमको कौन से दिखेंगे -3 2 2 और -3, बस क्या करेंगे वही पहले इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × -3 9 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ये हो जाएगा, बस इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करोगे तो इस बार टॉर्क कितना आएगा ये 14 आई कैप फिर प्लस 16 जे कैप प्लस 5 के कैप थे, टॉर्क इतना आ गया है ना, तो ए पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का अपने पास टॉर्क इतना आ गया, ठीक। कई बार टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछता है, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 14 स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखो अभी तो इसको हमने सही तरीके से किया है ना, अभी तो इसको सही तरीके से किया, लेकिन मूर्ख लोग कैसे करते हैं सुन लेना। ये देखो मूर्ख लोग क्या करते हैं कि ये चित्र तो बनाते नहीं है, बस ये कभी भी क्वेश्चन आ गया सोचते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो आर वेक्टर तो इनको ये दिखता है 3i कैप -2 जे कैप -2 के कैप क्रॉस एफ वेक्टर है तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। ये तो ध्यान रखना कि आर वेक्टर क्या होता है एक्सिस से उस पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर जिस पर फोर्स लग रहा है। हाँ बच्चों टॉर्क निकालने का एक और
क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो फिर से मान लेते हैं कि ग्राउंड की सरफेस है, ग्राउंड से m मास की किसी बॉल को u वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। तो हमको पता है कि ये बॉल ऐसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल करेगी, है ना। तो देखो जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसी को हम ओरिजिन मान रहे हैं, बस हमको, है ना। और ये भी हमको पता है कि बताओ बॉल चाहे कितना भी मूव कर जाए ना, प्रोजेक्टाइल में बॉल चाहे कितना भी मूव कर जाए, हर टाइम पर बॉल पर एक्चुअल फोर्स तो कौन सा लगेगा, mg लगेगा। तो बस हमको देखना है कि किसी भी जनरल टी टाइम पर, है ना, तो हमको देखना है कि किसी भी जनरल टी टाइम पर बॉल पर जो mg फोर्स लग रहा है उसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट टॉर्क कितना होगा वो देखना है ना। वी हैव टू फाइंड टॉर्क ऑफ mg अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट जनरल टाइम t। कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक। वही ग्राउंड से किसी बॉल को u वेलोसिटी और थीटा एंगल पर फेंका है तो बॉल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी ना। और चलो मान लेते हैं कि किसी भी जनरल टी टाइम पर बॉल यहाँ पहुंच गई है ना। मान लेते हैं कि किसी भी जनरल टी टाइम पर बॉल यहाँ पहुंच गई, तो हमको पता है कि बॉल चाहे कितना भी मूव कर जाए, हर बार बॉल पर एक्चुअल फोर्स तो हमेशा mg नीचे की ओर ही लगेगा। तो इस पोजीशन में भी इस पर फोर्स mg नीचे की ओर लगेगा। तो बस पूछा है कि इस इंस्टेंट पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट इस mg फोर्स का टॉर्क कितना होगा वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क के लिए तुम चाहो तो एफ आर साइन थीटा लगा सकते हो, चाहो तो एफ परपेंडिकुलर इंटू आर लगा सकते हो, चाहो तो एफ इंटू आर परपेंडिकुलर लगा सकते हो। लेकिन बताओ इस बार mg के टॉर्क के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला कौन सा रहेगा, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, है ना। इस वो सबसे सही रहेगा। बस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट mg का टॉर्क देखना है, तो इस बार बेस्ट फॉर्मूला कौन सा रहेगा, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। तो बताओ एफ तो इस पर लगने वाला रियल फोर्स mg इंटू सबसे मेन चीज है आर परपेंडिकुलर। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि आर परपेंडिकुलर को मेजर करने का सेट तरीका होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी फोर्स की लाइन को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो पहले इसकी फोर्स की लाइन को आगे बढ़ाएंगे और फिर एक्सिस से इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो बताओ ये डिस्टेंस कौन सी होगी, फोर्स के लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब आर परपेंडिकुलर। और चित्र से साफ साफ दिख रहा है कि इस बार आर परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, बॉल का एक्स डिस्प्लेसमेंट, है ना। और प्रोजेक्टाइल में हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल में एक्स वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इससे एक्स डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली एक्स वेलोसिटी इनटू टाइम। बताओ इसकी एक्स वेलोसिटी कितनी होती है, u cos थीटा इनटू टाइम t। बोल सकते हैं कि किसी भी जनरल टी टाइम पर इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एक्स वेलोसिटी u cos थीटा इनटू टाइम t, एक्स डिस्प्लेसमेंट इतना होगा तो फोर्स की लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी उतनी होगी, है ना। वो सब कर सकते हैं ना। तो बस हम क्लियरली बोल सकते हैं कि किसी भी जनरल टी टाइम पर बॉल पर जो ग्रेविटेशन फोर्स mg लग रहा है उसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट टॉर्क कितना होगा, f इंटू आर परपेंडिकुलर। तो बताओ f तो इस बॉल पर लगने वाला रियल फोर्स mg इंटू आर परपेंडिकुलर, फोर्स के लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर परपेंडिकुलर का काम एक्स डिस्प्लेसमेंट करेगा, मतलब u cos थीटा इंटू टी करेगा। तो किसी भी जनरल टी टाइम पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट इस बॉल पर लगने वाला टॉर्क इतना हो गया, ठीक। ये तो टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्शन देखनी है, तो तुम कॉमन सेंस से बताओ कि इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट इस टॉर्क की डायरेक्शन इस बार क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगी। एंड तुम खुद बताओ कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट mg फोर्स कैसे घुमाएगा, ऐसे ही घुमाएगा ना। तो इसके टॉर्क की डायरेक्शन ऐसी होगी, मतलब क्लॉकवाइज होगी, ठीक। अब देखो टॉर्क की डायरेक्शन अपने इंसानी शब्दों में तो क्लॉकवाइज बोलेंगे, लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन को हमको किताबी शब्दों में रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए राइट हैंड रूल लगाएंगे। मैं तो चित्र में बना तो नहीं पाऊंगा, लेकिन समझ जाना कि ये बॉल के टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ना। बस
इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा अंदर की ओर आएगा, इससे क्रॉस है ना, इससे टॉर्क की डायरेक्शन परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगी, जिसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, या दूसरे शब्दों में माइनस एक एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इजीली इस टाइप के भी क्वेश्चन तुम कर सकते हो। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने टॉर्क निकालने के तो सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं यार, है ना। तो देखो, तुम याद करके बताओ कि लीनियर मोशन के भी न्यूटन्स लॉ में पहले तो हमने इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे और बाद में मूविंग ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जैसे लीनियर मोशन के भी न्यूटन्स लॉ में हमने शुरू में इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे, वैसे रोटेशन मोशन में भी हम पहले रोटेशनल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि आगे हम कई सारे ऐसे केसेस देखेंगे जिसमें बॉडी न तो लीनियर मोशन कर सकती है और न ही रोटेशनल मोशन कर सकती है। जैसे तुम बताओ कि इस रॉड को दो दो धागों से लटका दिया है ना, तुम बताओ कि रॉड दोनों तरफ से बंधी हुई, इससे रॉड बेचारी लीनियर मोशन भी नहीं कर सकती और रोटेशन मोशन भी नहीं कर सकती, और कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन और रोटेशन मोशन कोई भी नहीं कर पाए, तो इसको कंप्लीट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, है ना। तो एक बार देखते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन, है ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी वो देखते हैं, ठीक है। चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चारों तरफ से फंसा हुआ है, मतलब लीनियर मोशन भी नहीं कर पा रहा है। तो तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि कोई भी ऑब्जेक्ट फंसा हुआ मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन नहीं कर पा रहा हो, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, कह सकते हैं ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट फंसा हुआ लीनियर मोशन नहीं कर पा रहा हो तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होना चाहिए, और रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो उस केस में हम सिंपली फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन नहीं कर पा रहा हो तो हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। और ऐसे ही मान लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन भी नहीं कर पा रहा है ना, मान लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन भी नहीं कर पा रहा है। तुम बताओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन नहीं कर पाए तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जीरो होगा। अल्फा जीरो होगा तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, और रिजल्टेंट टॉर्क जीरो होना चाहिए, तो उस केस में हम टॉर्क को बैलेंस कर सकते हैं ना। तो ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि अभी तो इतना सारा लिखा है, लेकिन आगे, है ना, आगे दो चीजें ऑब्जेक्टिवली ध्यान रखना। तो अच्छे ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशन नहीं कर पा रहा है तो हम फोर्स बैलेंस करेंगे, और ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन नहीं कर पा रहा है तो उस केस में टॉर्क बैलेंस करेंगे। हाँ बच्चों, इस रोटेशन इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखना। तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कि एम मास और एल लेंथ की कोई यूनिफॉर्म रॉड है, और इस रॉड को छत से हमने दो धागों की मदद से लटका दिया है। तो देखो, इस बार दोनों धागे सिमेट्रिकल नहीं, अनसिमेट्रिकल हैं। तो देखो, एक जो धागा है उसको तो बिल्कुल सिरे से लगाया है, और जो दूसरा धागा है वो सिरे से L/4 डिस्टेंस पे लगाया है, समझ गए ना। तो इस टाइप से हमने यूनिफॉर्म रॉड को ऐसे दो दो धागों से लटकाया है। तो हमको अच्छे पता है कि रॉड दो दो धागों से लटकी हुई मतलब बेचारी रॉड मूव तो बिल्कुल नहीं कर सकती, कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होगी। तो हमको देखना है कि इक्विलिब्रियम के केस में हर एक धागे में टेंशन T1 और T2 कितने होंगे वो देखना है। तो फर्स्ट पार्ट में तो हर एक धागे में टेंशन हमको पूरी निकालनी है, लेकिन सेकेंड पार्ट में हमको पूछा है कि दोनों धागों में केवल टेंशन का रेशियो क्या होगा वो देखना है। बच्चों इसको करते हैं, ठीक। तो वो यूनिफॉर्म रॉड है जिसको दो धागों से लटकाया था, है ना। तो चलो, तुम कॉमन सेंस है, तुम कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि बताओ अगर दोनों धागे सिमेट्रिकल होते तब तो हर एक धागा आधा आधा लोड सहन करता, तो इस रॉड का टोटल वेट या टोटल लोड mg है। तो अगर दोनों धागे सिमेट्रिकल होते तब तो बराबर बराबर लोड सहन करते, मतलब आधा आधा लोड सहन करते। टोटल लोड mg है तो ये धागा भी mg/2 और ये भी mg/2 जितना लोड सहन करता, तो तब तो इस धागे में भी टेंशन mg/2 होती है, और
इसमें भी mg/2 होती है ना। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर दोनों धागे सिमेट्रिकल होते तब तो अनपढ़ ही बोल सकता था कि हर एक धागे में टेंशन mg/2 होती, लेकिन इस बार दोनों धागे अनसिमेट्रिकल हैं। और तुम खुद बताओ कि दोनों धागे अनसिमेट्रिकल हैं, इसलिए इस बार दोनों में टेंशन सेम नहीं, अलग अलग होगी। तो बताओ, इस बार टेंशन निकालने के लिए कोई भी जुगाड़ नहीं लगा सकते। इस बार तो टेंशन निकालने के लिए बिल्कुल बेसिक तरीके से टेक्निकली करना पड़ेगा, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बिल्कुल सीधे साधे, है ना, बिल्कुल सीधे साधे बच्चों टाइप से इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। और बताओ, क्योंकि रॉड लीनियर मोशन नहीं कर पा रही है, इससे फोर्स बैलेंस करेंगे। और साथ में रॉड रोटेशनल मोशन भी नहीं कर पा रही है, तो टॉर्क बैलेंस करेंगे ना। तो चलो सबसे पहले बिल्कुल सीधे साधे बच्चों टाइप से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मतलब इस रॉड पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। ये तुम आराम आराम से बताओ, इस रॉड पे एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा, जो सेंटर ऑफ मास से पास होगा। और ये भी तुमको पता है ना, ये भी हम अच्छे जानते हैं कि बताओ, एक्चुअली ग्राउंड केवल सेंटर ऑफ मास पर ही ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ी लगाती है ना। हमको अच्छे पता है कि वैसे तो ग्रेविटेशन फोर्स रॉड के हर एक एलिमेंट पर लगेगा। खुद बताओ, अर्थ केवल सेंटर ऑफ मास को ही थोड़ी अट्रैक्ट करती है, हर किसी को अट्रैक्ट करती है ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि एक्चुअली तो, है ना, एक्चुअली तो हर एक एलिमेंट पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, लेकिन ध्यान रखना कि हर एक एलिमेंट पर ग्रेविटेशन फोर्स बिल्कुल यूनिफॉर्मली लगेगा। इसलिए टोटल ग्रेविटेशन फोर्स को मिडिल पॉइंट में तो सेंटर ऑफ मास पे सेंटर्ड मान सकते हैं। तो देखो ये बेवकूफ भरी चीज है ना, ये बेवकूफ भरी चीज आगे नहीं बताऊंगा, तो ध्यान रखना कि अर्थ एक्चुअली तो रॉड के हर एक एलिमेंट पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है, लेकिन हर एक एलिमेंट पर ग्रेविटेशन फोर्स यूनिफॉर्मली लगाती है। इसलिए टोटल ग्रेविटेशन फोर्स को बिल्कुल मिडिल पॉइंट या सेंटर मास पे सेंटर्ड मान सकते हैं। तो बस आराम से बताओ, इस रॉड पर एक तो इसका वेट है ग्रेविटेशन फोर्स mg, जो सेंटर मास पे सेंटर्ड होगा। और उसके बाद टेंशन, तो तुम बताओ, रॉड दो रस्सियों से लटकी हुई, तो रस्सियां खींचेंगी, है ना। तो तुम बताओ, एक तो ये वाली रस्सी खींचेगी, तो चलो मान लेते हैं कि इधर टेंशन T1, और ऐसे ही ये वाली भी रस्सी इसको खींचेगी, इधर टेंशन T2 मान लेते हैं, है ना। और देखो, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो फीलिंग से ही बोल सकता है ना, स्मार्ट पर्सन तो फीलिंग से ही बोल सकता है कि बताओ, ये रस्सी सेंट्रोमास के ज्यादा पास है, तो इधर टेंशन ज्यादा होगी। और ये रस्सी सेंट्रोमास से दूर है, मतलब इधर टेंशन कम होगी। तो देखो, इस चीज को आगे हम मैथमेटिकली भी देख लेंगे, लेकिन कोई फीलिंग से सोचने वाला हो तो लॉजिकली भी बोल सकता है ना। बस सिंपली इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, तो बस रॉड पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg, जो सेंटर ऑफ मास पर सेंटर्ड होगा। उसके बाद ये वाली रस्सी खींचेगी टेंशन T1 से, और ये रस्सी खींचेगी टेंशन T2 से। बस अगर, है ना, अगर ढंग से देखो तो इसमें T1 और T2 दो वेरिएबल हैं। तो दो वेरिएबल है, तो हमको दो इक्वेशन चाहिए, है ना। और देखो ये दो इक्वेशन, है ना, रोटेशन इक्विलिब्रियम के केस में ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेट होती हैं, है ना। ध्यान रखना कि T1 T2 दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन चाहिए। और रोटेशन इक्विलिब्रियम में दो इक्वेशन बिल्कुल सेट होती हैं। बताओ, एक तो रॉड लीनियर मोशन नहीं कर पा रही है, इससे फोर्स बैलेंस। और दूसरा है रॉड रोटेशनल मोशन नहीं कर पा रही है, तो टॉर्क बैलेंस। चलो सबसे पहले फोर्स बैलेंस लगाते हैं। तो हमको पता है कि ये रॉड लीनियर मोशन भी नहीं कर पा रही है, तो लीनियर मोशन नहीं कर पा रही है, तो फोर्स बैलेंस करेंगे। तो तुम बताओ कि ऊपर की ओर तो कितना है, T1 प्लस T2 इक्वल टू नीचे की ओर mg। बस ऊपर नीचे फोर्स बैलेंस कर लिए, तो ऊपर की ओर T1 प्लस T2 इक्वल टू नीचे की ओर mg। ये पहली इक्वेशन फोर्स बैलेंस की आ गई। अब दूसरी इक्वेशन देखनी है। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि रॉड लीनियर मोशन तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन साथ में बेचारी रॉड रोटेशनल मोशन भी नहीं कर पा रही है। तुम बताओ ना, दोनों तरफ से धागों से बंधी हुई है, तो बताओ, इस बार ये रॉड रोटेशनल मोशन भी नहीं कर पा रही है, इसलिए हम साथ में टॉर्क भी बैलेंस कर सकते हैं ना। और अच्छे ध्यान रखना, या तुम अच्छे ध्यान रखना कि वैसे तो रॉड किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कर पा रही है, इसलिए
करने को तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हो, आंसर बिंदास वही आएगा। तो ये ध्यान रखना है ना कि इस बार रॉड किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कर पा रही, तो करने को तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। मतलब चाहो तो तुम इस पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हो, बी पॉइंट के अबाउट, सी पॉइंट के अबाउट, या श्रद्धा हो तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं, आंसर बिंदास वही आएगा, है ना। तो अच्छे ध्यान रखना कि ये रोड रोटेट नहीं कर पा रही, इसलिए करने को तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं जहां से ज्यादातर अननोन फोर्स पास होते हैं। तो चलो आसानी के लिए हम ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे। और तुम खुद बताओ, है तुम खुद बताओ कि अगर ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे ना तो बताओ ए पॉइंट के अबाउट इस T1 का टॉर्क तो 0, तो T1 से मुक्ति मिल गई। तो बताओ ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क किसका होगा, केवल mg और T2 का होगा। कम शब्द लिखने पड़ेंगे, ठीक ना, इसीलिए ध्यान रखना, आगे बताऊंगा नहीं, याद रखना कि ऐसे केस में करने को किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, लेकिन फिर भी आसानी के लिए हम उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे जहां से ज्यादातर अननोन फोर्स पास होते हैं। तो हम चाहे तो इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं, या चाहो तो इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। चलो आसानी के लिए हम इस वाले पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं, है ना। तुम बताओ कि जैसे ऊपर नीचे वाले फोर्स वैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले टॉर्क बैलेंस करते हैं ना। तो आसानी के लिए इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं। चलो तुम देखते ही बताओ कि ए पॉइंट के अबाउट T1 का तो टॉर्क बिल्कुल 0। तुम बताओ कि T1 फोर्स तो ए पॉइंट से ही पास हो रहा है ना, तो फोर्स की लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, इसलिए शक्ल देखते ही बता सकते हैं कि ए पॉइंट के अबाउट T1 का टॉर्क तो 0, इससे मुक्ति मिल गई। तो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क किसका होगा, केवल mg और T2 का होगा। और तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि ए पॉइंट के अबाउट mg कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। तो ए पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क ऐसा मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा। और ऐसे बताओ ए पॉइंट के अबाउट T2 कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। तो ए पॉइंट के अबाउट T2 का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा। बस आराम से बताओ कि जैसे हम ऊपर नीचे वाले फोर्स बैलेंस करते थे, वैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले टॉर्क बैलेंस करेंगे, है ना। ए पॉइंट के अबाउट तुमको पता है ए पॉइंट के अबाउट T1 का टॉर्क 0, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क केवल mg और T2 का होगा। तो चलो सबसे पहले बताओ ए पॉइंट के अबाउट इस mg का टॉर्क कितना होगा, सिंपली एफ आर साइन थीटा। बताओ एफ तो mg है ना, एफ तो mg, आर इस फोर्स की पॉइंट ए से सीधी डिस्टेंस कितनी है, L/2 इंटू साइन थीटा। फोर्स का मिलाने वाली लाइन है रॉड के साथ एंगल, तो फोर्स का रॉड के साथ एंगल 90 डिग्री है। बताओ ए पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क, तो एफ की जगह mg, आर की जगह L/2 और साइन 90, और उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। वैसे ही बताओ ए पॉइंट के अबाउट T2 का टॉर्क भी कितना होगा, एफ आर साइन थीटा। तो एफ की जगह T2, आर इस फोर्स की पॉइंट ए से डिस्टेंस कितनी होगी, 3L/4। तुम बताओ ना, रॉड की टोटल लेंथ L है, उसमें से L/4 चला गया तो ये कितना बचेगा, 3L/4। बस ए पॉइंट के बाद T2 का टॉर्क, एफ की जगह T2, आर फोर्स की एक्सेस से सीधी डिस्टेंस 3L/4, और साइन थीटा की जगह साइन 90 होगा। और ए पॉइंट के बाद T2 कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, तो इसका टॉर्क क्लॉकवाइज होगा। बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि जैसे हम ऊपर नीचे वाले फोर्स बैलेंस करते थे, वैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी बैलेंस करेंगे। बस ए के बाद mg का टॉर्क तो एंटी क्लॉकवाइज और T2 का टॉर्क क्लॉकवाइज, तो बस इक्विलिब्रियम के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में बैलेंस होने चाहिए। तो बस ये सेकेंड इक्वेशन। बस आराम से बताओ कि T1 T2 दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन आ गई। सॉल्व कर सकते हो ना। चलो पहले इस इक्वेशन से अपने पास T2 आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे ना यार। साइन 90 कैंसल, तो सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन से अपने पास T2 आ जाएगा। और डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि सॉल्व करोगे तो T2 अपने पास 2mg/3 आएगा। बस T2 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो T1 आ जाएगा, ठीक है। तुम बताओ कि T1 प्लस T2 की वैल्यू 2mg/3 इक्वल टू mg, इसको सॉल्व करेंगे तो T1 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, mg/3 आ गया। तो बस दोनों रस्सियों में टेंशन आ गई, है ना। इस रस्सी में टेंशन T1 mg/3 और इस रस्सी में टेंशन T2,
2 mg/3 ये आ गई है ना। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, है ना। तो देखो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में तो टेंशन T1 T2 की कंप्लीट वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमने फोर्स बैलेंस टॉर्क बैलेंस दोनों करके डिटेल में सॉल्व किया, ठीक है। लेकिन देखो सेकेंड पार्ट देखना है, तो ध्यान रखना तुम, ध्यान रखना कि अपनी एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको T1 T2 की वैल्यू नहीं पूछी होती है, बस हमको केवल T1 T2 का रेशियो ही पूछा होता है ना। तो देखो T1 T2 का रेशियो निकालने का एक गधों का मेथड तो ये है कि फोर्स बैलेंस करो, टॉर्क बैलेंस करो और दोनों को सॉल्व करके T1 और T2 निकालो, उससे रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहे तो स्मार्ट पर्सन के टाइप से भी इसको कर सकते हैं, है ना। एक बार इसको स्मार्ट ही करते हैं। तो तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि इस बार हमको T1 T2 की पूरी वैल्यू नहीं निकालनी, T1 T2 का ओनली रेशियो ही निकालना है ना। तो तुम बताओ कि T1 T2 का रेशियो निकालने के लिए हम ओनली टॉर्क बैलेंस का यूज कर सकते हैं। और तुम स्मार्ट ही बताओ कि सेकेंड पार्ट में हमको केवल T1 T2 का ही रेशियो निकालना है, बाकी इस mg को छुपाना चाहते हैं, तो mg को छुपाने के लिए इस बार सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं। कोई पार्ट थोड़ी कर सकते हैं यार, तो ये ध्यान रखना। इस सेकेंड पार्ट में हमको केवल T1 T2 का रेशियो निकालना है, mg को छुपाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं, है ना। तो तुम बताओ कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखे ना, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का टॉर्क तो बिल्कुल 0 हो जाएगा, इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क किसके होंगे, केवल T1 और T2 के। स्मार्ट ही बताओ कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट T1 का टॉर्क तो ऐसा होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा, और कितना होगा, एफ आर साइन थीटा। एफ की जगह T1, आर की जगह L/2 इंटू साइन 91। श्रद्धा तो कर सकते हो, लेकिन अब ये करते करते पक गए। तो तुम खुद बताओ कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट T1 के टॉर्क को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, एफ परपेंडिकुलर इनटू आर। तो बताओ एफ परपेंडिकुलर तो कितना है, T1 इंटू आर, इस फोर्स की सेंटर ऑफ मास से एक्सिस से डिस्टेंस L/2, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट T1 का टॉर्क कैसे एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ऐसे बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट T2 का टॉर्क कैसा होगा, क्लॉकवाइज, और कितना होगा, वो भी एफ परपेंडिकुलर इनटू आर। तो एफ परपेंडिकुलर तो T2 इंटू आर, इस फोर्स की एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी है, L/4, है ना। बस आराम से बोल सकते हैं कि इस बार सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस होने चाहिए, दोनों को बराबर कर देना। तो इनको बराबर करोगे तुम्हारे पास वही आएगा, T2/T1 इक्वल टू 2/1, ये आ जाएगा, है ना। है ना बच्चों, ये ऐसे कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास से T1 की डिस्टेंस को अगर हम x1 बोले, T2 को डिस्टेंस को x2 बोले, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट T1 का टॉर्क कितना होगा, T1x1, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट T2 का टॉर्क T2x2, है ना। इक्विलिब्रियम के टॉर्क बैलेंस होने चाहिए, मतलब T1x1 इक्वल T2x2। तो इससे T1/T2 इक्वल टू कितना आ गया, उल्टा x2/x1, है ना। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ऐसे केस में रस्सियों में जो टेंशन होगी वो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस के इनवर्स ही प्रोपोर्शनल होगी। तो ये जो रस्सी है उसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कम है तो टेंशन ज्यादा, और ये वाली जो रस्सी है उसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ज्यादा है तो टेंशन कम। तो देखो शुरू में तो मैंने इसको अनपढ़ों के टाइप से बोला था कि ये रस्सी सेंटर ऑफ मास के ज्यादा पास है तो टेंशन ज्यादा, और ये सेंटर ऑफ मास से दूर है तो यहाँ टेंशन कम होगी। लेकिन इसको मैथमेटिकली भी हम इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो देखो अब इस क्वेश्चन से सीख मिली यार हमको, ये तो अच्छे ध्यान रखना कि इन क्वेश्चन में अगर हमको T1 T2 कंप्लीटली पूछे हो तब तो फोर्स बैलेंस और टॉर्क बैलेंस दोनों लगाएंगे, लेकिन अगर हमको पूरी वैल्यू नहीं पूछी हो, ओनली T1 T2 का रेशियो ही पूछा हो, तो सबसे स्मार्ट तरीका है कि ओनली टॉर्क बैलेंस, और अब किसके अबाउट, चालाकी से सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे। हाँ बच्चों, इक्विलिब्रियम का एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इस बार भी हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्म भारी रॉड है जिसका मास m और लेंथ l है, और इस रॉड को हमने दो सपोर्ट के ऊपर रखा हुआ दिख रहा है ना। इस रॉड को हमने दो सपोर्ट के ऊपर रखा हुआ है, और ये जो सपोर्ट है उसकी सिरे से डिस्टेंस L/3 और इस सपोर्ट की सिरे से डिस्टेंस L/4 है ना। तो इस यूनिफॉर्म रॉड को हमने ऐसे दो सपोर्ट के ऊपर रखा हुआ है। तो हमको अच्छे पता है कि रॉड को दो दो सपोर्ट पे रखा है, इसे रॉड न तो
लीनियर मोशन कर सकती है और ना ही रोटेशन मोशन। मतलब रॉड कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। तो बस हमको देखना है कि इक्विलिब्रियम के केस में इस सपोर्ट और इस सपोर्ट पर लगने वाला प्रेसिंग फोर्स कितना होगा वो देखना है। और सेकेंड पार्ट पे हमको प्रेसिंग फोर्स की वैल्यू नहीं, सेकेंड पार्ट पे हमको प्रेसिंग फोर्स का केवल रेशियो ही पूछा है ना। चलो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं, ठीक, ध्यान से देखना। तो हमको दे रखा है एम मास एल एन की यूनिफॉर्म रॉड है, इसको दो सपोर्ट पे रखा है और हमको अच्छे पता है यहाँ भी, है ना, हमको अच्छे पता है कि अगर दोनों सपोर्ट सिमेट्रिकल होते तब तो बराबर बराबर लोड, मतलब आधा आधा लोड सहन करते हैं। रॉड का टोटल वेट mg है तो हर सपोर्ट पर लोड या प्रेसिंग फोर्स mg/2 इतना आता है। लेकिन इस बार दोनों सपोर्ट सिमेट्रिकल नहीं अनसिमेट्रिकल है, इसलिए इस बार दोनों सपोर्ट पर लोड अलग अलग आएगा, नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग होगा। बस कितना होगा वो देखना है, तो बताओ। अब कोई जुगाड़ नहीं लगा सकते, अब तो हमको इसको सिस्टमेटिक तरीके से ही करना होगा, है ना। बस कर सकते हैं वही अपना सीधा सा तरीका कि बिल्कुल सीधे सारे बच्चों टाइप से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बस एक तो फोर्स बैलेंस करेंगे और एक टॉर्क बैलेंस। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो। पहले इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मतलब इस रॉड पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे वो देखते हैं। तो तुम आराम से बताए ना, आराम से बताओ कि रॉड पे एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा। अभी बताया था कि mg हर एक एलिमेंट पर यूनिफॉर्मली लगता है, इसलिए इसको सेंटर ऑफ मास पर सेंटर्ड मान सकते हैं, तो mg लगेगा। उसके बाद बताओ इन दोनों सपोर्ट पर प्रेसिंग फोर्स आएगा ना, तो तुम आराम से बताओ कि यहाँ जो रॉड है वो सपोर्ट को नीचे की ओर धक्का देगी, तो एज ए रिएक्शन है सपोर्ट रॉड को भी नहीं छोड़ेगा, ये सपोर्ट रॉड को ऊपर की ओर धक्का देगा जिसको N1 बोल लेते हैं। और यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी ये जो रॉड है वो सपोर्ट को नीचे की ओर धक्का देगी, तो एज ए रिएक्शन है सपोर्ट रॉड को ऊपर की ओर धक्का देगा। और चलो इस नॉर्मल रिएक्शन को N2 बोल लेते हैं, है ना। और कोई स्मार्ट पर्सन हो तो यहाँ भी फीलिंग से बोल सकता है कि बताए जो N1 है ना, बताओ ये वाला जो सपोर्ट है वो सेंट्रोमास के ज्यादा पास है तो यहाँ प्रेसिंग फोर्स ज्यादा आएगा, और ये जो है वो सेंट्रोमास से दूर है तो यहाँ प्रेसिंग फोर्स कम आएगा, है। तो बस है ना, इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्स, एक तो mg जो सेंट्रोमास से पास होगा, उसके बाद इस सपोर्ट के कारण धक्का N1 और इस सपोर्ट के कारण धक्का N2। बस आराम से बताओ कि ढंग से देखो तो इसमें भी N1 N2 दो वेरिएबल है, तो हमको दो इक्वेशन चाहिए और दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेट है ना। तो हमको अच्छे पता है कि रॉड बेचारी लीनियर मोशन नहीं कर पा रही, इससे फोर्स बैलेंस करेंगे, और साथ में रोटेशनल मोशन भी नहीं कर पा रही तो टॉर्क बैलेंस करेंगे। तो चलो सबसे पहले फोर्स बैलेंस तो बताओ, रॉड लीनियर मोशन नहीं कर पा रही है इसलिए फोर्स बैलेंस करेंगे। तो बताओ ऊपर की ओर तो N1 प्लस N2 इक्वल टू नीचे की ओर mg, बस ऊपर नीचे फोर्स बैलेंस करेंगे तो ऊपर की ओर N1 प्लस N2 इक्वल टू नीचे की ओर mg। तो बस ये तो पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, टॉर्क बैलेंस है। तो हमको पता है कि रॉड को दो दो सपोर्ट के ऊपर रखा हुआ है, तो लीनियर मोशन के साथ साथ रॉड रोटेशनल मोशन भी बेचारी नहीं कर पा रही है, और रोटेशनल मोशन नहीं कर पा रही है, इसलिए इस बार बिंदास टॉर्क को भी बैलेंस कर सकते हैं ना। अब देखो मैंने अभी बताया था ना, मैंने अभी बताया था कि वैसे तो रॉड, है ना, वैसे तो रॉड किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कर पा रही है, इससे करने को तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। मतलब श्रद्धा हो तो इस ए पॉइंट के अबाउट, बी पॉइंट के अबाउट, सी पॉइंट या सेंट्रोमास किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे तो आंसर बिंदास वही आएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि वैसे तो करने को हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं जहां से ज्यादातर अननोन फोर्स पास होते हैं। तो चलो आसानी के लिए हम इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो बस तुम आराम से बताओ ना, आराम से बताओ कि ए पॉइंट के अबाउट इस N1 का टॉर्क तो जीरो, ये N1 वाला फोर्स तो ए पॉइंट से ही पास हो रहा है ना, फोर्स की लाइन की ए से डिस्टेंस जीरो है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि N1 फोर्स ए से ही पास हो रहा है, इसलिए ए पॉइंट के बाद N1 का टॉर्क जीरो, मतलब N1 से तो मुक्ति मिल गई। तो बताओ ए पॉइंट के बाद टॉर्क किसका होगा, ओनली इस mg का और N2 का। चलो स्मार्टली बताओ, है ना, स्मार्टली बताओ कि ए पॉइंट के बाद इस mg का टॉर्क कितना होगा,
एफ आर साइन थीटा की जगह इस बार डायरेक्टली एफ परपेंडिकुलर इनटू आर ही लिख सकते हैं। फालतू पेन किंग क्यों वेस्ट करें? बस स्मार्टली बताओ, ए पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क कितना होगा? सिंपली एफ परपेंडिकुलर इनटू आर। तो एफ परपेंडिकुलर तो mg इनटू आर, इस फोर्स की पॉइंट ए से डिस्टेंस। तो तुम बताओ कि रॉड का सेंट्रोमास बिल्कुल है ना, रॉड का सेंट्रोमास बिल्कुल बीच में होता है, मतलब सेंट्रोमास की यहाँ से डिस्टेंस L/3 होती है। क्या बोल गया, सॉरी, हमको पता है कि रॉड का सेंट्रोमास बिल्कुल बीच में होगा, तो सेंट्रोमास की सिरे से डिस्टेंस L/2 होगी। L/2 में से ये वाली डिस्टेंस L/3 चली गई, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी? L/6, है ना। बस ए पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क F परपेंडिकुलर इनटू r, F परपेंडिकुलर mg इनटू r, इस फोर्स की एक्सिस ए से डिस्टेंस कितनी होगी? L/6। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी बताओ? क्लॉकवाइज। तुम बताओ ए पॉइंट के अबाउट mg कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा, तो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ऐसे बताओ ए पॉइंट के अबाउट n2 का टॉर्क भी F परपेंडिकुलर इनटू r, तो F परपेंडिकुलर n2 इनटू r, इस फोर्स की पॉइंट ए से डिस्टेंस है, तो इस फोर्स की भी पॉइंट ए से डिस्टेंस देख सकते हो ना। या तुम खुद बताओ कि रॉड की टोटल, चलो ये वाली लेंथ, ये वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना। तुम बताओ कि सेंट्रोमास के सिरे से टोटल डिस्टेंस L/2 है, उसमें से L/4 चली गई, तो ये कितनी बचेगी? L/2 माइनस L/4 मतलब L/4। तो था ए पॉइंट के बाद n2 का टॉर्क F परपेंडिकुलर इनटू r, तो F परपेंडिकुलर तो n2 इनटू r, इस फोर्स की पॉइंट ए से डिस्टेंस कितनी होगी? L/6 प्लस L/4, और वही L/6 प्लस, है ना, ये L/6 प्लस L/4 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? हाँ बच्चों, ठीक है। तो ए पॉइंट के बाद n2 का टॉर्क F परपेंडिकुलर n2 इनटू r, इस फोर्स की पॉइंट ए से डिस्टेंस L/6 प्लस L/4, सॉल्व करेंगे तो 5L/12 आएगा। और तुम बताओ कि इक्विलिब्रियम के लिए, हाँ, और ए पॉइंट के बाद n2 का टॉर्क कैसा होगा? ऐसा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो बस इक्विलिब्रियम के लिए सिंपली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कर सकते हैं। बस इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास n2 आ जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास n2 आ जाएगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो n2 आएगा 2mg/5, और n2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो n1 आ जाएगा। तो n2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो n1 तुम्हारे पास आ जाएगा, आई थिंक 3mg/5। बस n1 n2 दोनों हो गए। बताओ, तुम खुद बताओ कि ये वाला जो है ना, ये जो सपोर्ट था वो सेंट्रोमास के ज्यादा पास था, तो यहाँ प्रेसिंग फोर्स ज्यादा आ गया। और ये वाला सपोर्ट सेंट्रोमास से थोड़ा दूर था, तो यहाँ प्रेसिंग फोर्स कम आ गया। तो वो हमको पहले से ही पता था। तो देखो, अभी तो हमने क्वेश्चन का पहला पार्ट किया है ना, और पहले पार्ट में तो दोनों सपोर्ट पर प्रेसिंग फोर्स कंप्लीटली पूछे थे, इससे फोर्स बैलेंस और टॉर्क बैलेंस दोनों लगाया तो प्रेसिंग फोर्स आ गया, ठीक। लेकिन चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये तो देखो, सेकेंड पार्ट में हमको सेकेंड पार्ट में हमको दोनों सपोर्ट पर लगने वाले प्रेसिंग फोर्स कंप्लीट नहीं पूछे। सेकेंड पार्ट में हमको n1 और n2 का केवल रेशो ही पूछा है ना। तुम बताओ कि n1 n2 का केवल रेशो ही पूछा है, तो इस बार ओनली टॉर्क बैलेंस ही करेंगे। और तुम खुद बताओ कि सेकेंड पार्ट में हमको केवल n1 और n2 का रेशो पूछा है, बाकी इस बार mg को छुपाना चाहते हैं, तो mg को छुपाने के लिए हम किसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे? सेंट्रोमास के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे, है ना। तो एक रेशो निकालना है, mg को छुपाना है, तो उसके लिए सेंट्रोमास के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे। स्मार्टली बताओ कि सेंट्रोमास के अबाउट mg का टॉर्क 0, सेंट्रोमास के अबाउट टॉर्क केवल n1 और n2 का होगा। बताओ, सेंट्रोमास के अबाउट n1 का टॉर्क तो ऐसा होगा, मतलब क्लॉकवाइज होगा, और कितना होगा? F परपेंडिकुलर इनटू r, तो F परपेंडिकुलर तो n1 इनटू r, इस फोर्स की सेंट्रोमास से डिस्टेंस L/6। और ऐसे बताओ, सेंट्रोमास के अबाउट mg, सॉरी, सेंट्रोमास के बाद n2 का टॉर्क, वो भी F परपेंडिकुलर इनटू r, तो F परपेंडिकुलर n2 इनटू r, इस फोर्स की सेंट्रोमास से डिस्टेंस L/4। और सेंट्रोमास के अबाउट भी हम सिंपली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कर सकते हैं तो इसको बैलेंस करेंगे तो n1/n2 इक्वल टू
3/2 डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ भी वही स्मार्टनेस रखना कि N1 N2 की कंप्लीटली वैल्यू पूछी हो तब तो फोर्स बैलेंस टॉर्क बैलेंस दोनों लगाएंगे, लेकिन अगर N1 और N2 का केवल रेशियो ही पूछा है तो हम केवल टॉर्क बैलेंस लगाएंगे, और वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। हाँ बच्चों, इसका एक क्वेश्चन ये तुमको करना है, ध्यान से देखना। तो इस बार भी हमको दे रखा है कि M मास और L लेंथ की कोई यूनिफॉर्म रॉड है, और इस बार इस रॉड को है ना, इस बार रॉड को दो सपोर्ट के ऊपर रखा, इस बार दोनों सपोर्ट बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मतलब बिल्कुल किनारे पर ही है ना। अब देखो, अब अनसिमेट्री क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, उतने ही मास मतलब M मास का कोई ब्लॉक भी लेते हैं और उसको अनसिमेट्रिकल रख रहे हैं, है तो वही की हम क्या करते हैं, उतने ही मास मतलब M मास का कोई ब्लॉक लेते हैं और उसको अनसिमेट्रिकल रख देते हैं, मतलब ये जो ब्लॉक है उसकी यहाँ से डिस्टेंस L/3 है, यहाँ से डिस्टेंस L/3 है, तो ऑब्वियसली उधर से 2L/3 होगी। तो M मास के ब्लॉक को अनसिमेट्रिकल रख रहे हैं, तो हमको देखना है कि इस बार इक्विलिब्रियम के लिए इस सपोर्ट और इस सपोर्ट पर प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा वो देखना है। हाँ बट इसको करते हैं, तो यूनिफॉर्म रॉड है, इसको दो सपोर्ट के ऊपर रखा है और दोनों सपोर्ट बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना, तो बताओ इन सिमेट्रिकल सपोर्ट के ऊपर अगर ओनली रॉड रखते हैं तब तो कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि दोनों सपोर्ट पर आधा आधा लोड आता, मतलब इधर भी प्रेसिंग फोर्स mg/2 और इधर भी mg/2 होता, लेकिन अनसिमेट्री क्रिएट करने के लिए है ना, अनसिमेट्री क्रिएट करने के लिए M मास का एक और ब्लॉक लेते हैं और इसको अनसिमेट्रिकल रखते हैं, मतलब इस सिरे से L/3 डिस्टेंस यहाँ रखते हैं। ठीक है, बस तुम खुद बताओ, इस ब्लॉक को अनसिमेट्रिकल रखा है तो बताओ अब इन दोनों सपोर्ट पर प्रेसिंग फोर्स सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, है ना। कोई स्मार्ट पर्सन तो फीलिंग से बोल सकता है कि इस वेट को इस सपोर्ट के ज्यादा पास रखा है तो यहाँ प्रेसिंग फोर्स ज्यादा होगा, और ये जो वेट है इस सपोर्ट से दूर रखा है मतलब यहाँ प्रेसिंग फोर्स कम होगा। तो हमको देखना है कि इस बार इक्विलिब्रियम में दोनों सपोर्ट पर प्रेसिंग फोर्स कितना कितना होगा वो देखना है। बस आराम से बताओ कि इस बार दोनों अनसिमेट्रिकल प्रेसिंग फोर्स अलग अलग होगा तो यहाँ कोई भी होशियारी नहीं चलेगी, यहाँ भी बिल्कुल सीधे साधे बच्चे के टाइप से टेक्निकली हमको करना पड़ेगा। ठीक है, बस उसके लिए वही तरीका है यार कि सिंपली इस रॉड प्लस ब्लॉक दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और बस फोर्स बैलेंस और टॉर्क बैलेंस करेंगे। चलो तो ऐसा करते हैं कि रॉड प्लस ब्लॉक दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं। बताओ इनके बीच आपस में लगने वाले प्रेसिंग फोर्स को छुपाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए रॉड प्लस ब्लॉक दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं, बस इन पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। तो तुम बताओ कि एक तो रॉड का वेट या रॉड का ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा जो रॉड के सेंट्रोमास पर सेंटर्ड होगा। उसके बाद बताओ इस ब्लॉक का वेट है, इसका भी ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा जो L/3 डिस्टेंस पर सेंटर्ड होगा। और कौन से प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। तो तुम बताओ, है ना, कॉमन सेंस से बताओ कि है ना रॉड इस सपोर्ट को नीचे की ओर धक्का देगी, है ना, वही इधर रॉड इस सपोर्ट को नीचे की ओर धक्का देगी, N1 फोर्स है, तो एज ए रिएक्शन है जो सपोर्ट है वो रॉड को भी नहीं छोड़ेगा, तो एज ए रिएक्शन है जो सपोर्ट है वो रॉड को भी धक्का देगा N1 से। और यहाँ भी वही, यहाँ भी रॉड सपोर्ट को नीचे की ओर धक्का देगी, तो एज ए रिएक्शन है सपोर्ट रॉड को भी नहीं छोड़ेगा, ये सपोर्ट रॉड को ऊपर की ओर धक्का देगा। और इधर प्रेसिंग फोर्स कोई डिफरेंट हो सकता है, N2 मान लेते हैं, जैसे हमको फीलिंग से पता है कि इस वेट को इस सपोर्ट के ज्यादा पास रखा है, इससे इधर प्रेसिंग फोर्स ज्यादा होगा और इधर कम होगा, है ना। तो बस ढंग से देखो तो N1 N2 दो वेरिएबल है, तो हमको दो इक्वेशन चाहिए, और रोटेशन इक्विलिब्रियम में दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेट होती है ना। आराम से बताओ कि एक तो ये सिस्टम लीनियर मोशन नहीं कर पा रहा तो फोर्स बैलेंस करेंगे, और साथ में रोटेशनल मोशन भी नहीं कर पा रहा तो टॉर्क बैलेंस कर लेंगे, है। तो चलो सबसे पहले फोर्स बैलेंस तो हमको पता है कि सिस्टम लीनियर मोशन नहीं कर पा रहा है, इसलिए फोर्स बैलेंस कर सकते हैं, तो सिंपली ऊपर नीचे वाले फोर्स बैलेंस करते हैं। तो बताओ ऊपर की ओर कितना है, N1 प्लस N2 इक्वल नीचे की ओर mg प्लस mg 2mg। बस ऊपर नीचे वाले फोर्स बैलेंस करेंगे तो ऊपर तो N1 प्लस N2 इक्वल नीचे की ओर mg प्लस mg 2mg,
ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकेंड इक्वेशन कहां से आएगी बताओ? टॉर्क बैलेंस। तो तुम खुद बताओ, ये रॉड लीनियर मोशन तो नहीं कर पा रही है, लेकिन बेचारी साथ में रोटेट भी नहीं कर पा रही है, दो दो सपोर्ट के ऊपर है ना। तो लीनियर मोशन के साथ साथ रोटेशन मोशन भी नहीं कर पा रही है, और रोटेशन मोशन नहीं कर पा रही है तो हम टॉर्क बैलेंस लगा सकते हैं, है ना। अब देखो, मैंने अभी तुमको बताया था कि वैसे तो रॉड किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कर रही है, इसलिए वैसे तो करने को हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे, आंसर बिंदास वही आएगा। फिर भी मैंने बताया था कि आसानी के लिए हम उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं जहां से ज्यादातर अननोन फोर्स पास होते हैं। तो चलो आसानी के लिए हम इस वाले पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे। तो चलो कॉन्फिडेंटली बताओ, इस ए पॉइंट के अबाउट N1 का टॉर्क तो बिल्कुल जीरो हो गया, है ना। ए पॉइंट के बाद N1 का टॉर्क बिल्कुल जीरो हो गया, मतलब N1 से तो मुक्ति मिल गई। तो बताओ ए पॉइंट के बाद टॉर्क किसका होगा? एक तो इस mg का, एक इस mg का, और एक N2 का। स्मार्टली बताओ कि ए पॉइंट के बाद इस mg का टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज, ए के बाद इस mg का भी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, और ए पॉइंट के बाद N2 का टॉर्क ऐसा क्लॉकवाइज होगा। तो बस इक्विलिब्रियम के लिए हम सिंपली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कर देंगे। तो चलो सबसे पहले बताओ, सबसे पहले बताओ, हम क्लॉकवाइज टॉर्क को देख लेते हैं। तुम बताओ, ए पॉइंट के बाद N2 का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा और कितना होगा? सिंपली F परपेंडिकुलर इनटू R। तो बताओ F परपेंडिकुलर तो N2 इनटू R। इस फोर्स की एक्सिस A से डिस्टेंस कितनी L, तो क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है। अब हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देखते हैं। तो तुम बताओ, ए पॉइंट के बाद इस mg और इस mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो बताओ ए पॉइंट के बाद रॉड के mg का टॉर्क कितना होगा? F परपेंडिकुलर इनटू R। तो F परपेंडिकुलर तो mg इनटू R। इस फोर्स की पॉइंट A से डिस्टेंस L/2, और ए पॉइंट के बाद इस mg का टॉर्क भी F परपेंडिकुलर इनटू R। तो होता F परपेंडिकुलर तो mg इनटू R। इस फोर्स की पॉइंट A से डिस्टेंस, तो होता ये L/3 है, तो ये कितनी होगी? 2L/3। बस आराम से होता हो कि ए पॉइंट के बाद N2 का टॉर्क क्लॉकवाइज और इन दोनों mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। बस बताओ इक्विलिब्रियम के लिए सिंपली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम बैलेंस कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास N2 तो आ जाएगा 7 mg/6, और N2 की वैल्यू यहाँ रखोगे तुम्हारे पास N1 आ जाएगा, और N1 तुम्हारे पास आई थिंक 5 mg/6 आएगा। तो N2 ज्यादा आ गया और M1 कम आ गया ना। तो ये तो हमने अपनी अनपढ़ बुद्धि से ही सोच लिया था। इस ब्लॉक को इस सपोर्ट के ज्यादा पास रखेंगे तो इधर प्रेसिंग फोर्स ज्यादा होगा, और इससे दूर रखेंगे तो यहाँ प्रेसिंग फोर्स कम होगा। तो आई थिंक अब ऐसे रोटेशन इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस तुम कर सकते हो।